नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास मन्नू की वह एक रात का 7वां और अंतिम भाग। मगर बच्चा गोद लेकर संतान वाली तो हो ही गई थी और आगे का भविष्य क्या है यह भी जान गई थी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम पति को भी संतान भाव में लेती, तुम उनके साथ जितना वासना का खेल खेल सकती थी खेलती, पर उस छोकरे के साथ तो नहीं। जबकि तुम बता रहे हो कि बच्चा लेने के बाद तुम्हारा मन सेक्स की तरफ और मुड़ गया, क्योंकि जीजा और तुम्हारे बीच कटुता तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब सेक्स के प्रति वो उतना उतावले नहीं थे जितना कि तुम। दूसरे, अब बीच में बच्चा आ गया था और वह उसकी तरफ ज़्यादा खींच गए थे। अब तुम दोनों के बीच इन वजहों से दूरी बढ़ गई थी। फिर अब तक तुम प्रौढ़ हो चुकी थी। अब तो बार बार मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम जितना बता रही हो उसमें कितना सच है और कितना ऐसा है जो छिपा रही हो। बिब्बो की इस तीखी बात पर मन्नू बोली, ये जो मैं बता रही हूँ यह सब मेरे पश्चाताप करने के परिणाम का एक हिस्सा है, इसलिए जो भी किया है सब सच बता रही हूँ। बिल्लो ने कहा, जो बता रही हो यह पश्चाताप का एक हिस्सा है तो पूरा पश्चाताप क्या है? मन्नू ने सोचा भी नहीं था कि वह बिब्बो इस तरह के प्रश्न पर प्रश्न करेगी। उसने कहा, जल्दी ही वह भी पता चल जाएगा। अब तो मैं सबसे पहले सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह वासना का खेल उम्र के किस दौर तक चला, क्योंकि तुम्हारी बातें, बुरा मत मानना, तुम्हारी चाल ढाल देखकर तो मुझे लगता है कि शायद तुम अब भी वासना के शिकंजे से बाहर नहीं आई हो। बिब्बो की इस एक और तीखे प्रश्न से मन्नू अंदर अंदर बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर उसने कहा, यह क्या कह रही हो तुम? यह सच नहीं है। सेक्स के शिकंजे से मैं चीनू की शादी से 2 दिन पहले ही निकल चुकी थी। यह सुनते ही बिब्बो ने कहा, मतलब उसकी शादी के वक्त तक चला यह सब, और तब तक तुम 60 साल की हो गई थी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, यही कोई 50 या 51 की। बिब्बो बोली, हे भगवान, तो उसकी शादी तक ही क्यों? छाती तो बात तक चलाती रहती या खेल? कौन तुम लोगों पर शक कर रहा था? लेकिन हाँ, अब तक तो अनिकेत भी बड़ा हो गया होगा ना, इसलिए वो बाधा रहा होगा। बिब्बो की बात पर मन्नू फिर बोली, बिब्बो, इतना तो जानती ही हो कि करने वाले का रास्ता कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि करने वाले रास्ता निकाल ही लेते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। हाँ, मैंने खुद यह तय किया कि अब बस, क्योंकि मैं उससे जुड़ी रहती तो उसका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता। बिब्बो ने कहा, प्रभावित होता? अरे बर्बाद होता, बर्बाद। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जरूर बर्बाद हुआ होगा। और जब वह अपनी शारीरिक भूख नहीं, इसे उलट कर कहें कि तुम उससे उसके युवा होने से पहले ही से अपनी हवस मिटाती रही, उसे अपने शरीर का आदी बना दिया था, तो वह अपनी नई नवेली पत्नी के साथ क्या न्याय कर पाया होगा? शादी की पहली रात का उत्साह, जोश, उमंग कहाँ रहा होगा उसमें? उसकी पत्नी के हिस्से का सारा सुख तो तुमने लूट लिया था। उसकी पत्नी तो इस जीवन में वह सुख पा ही नहीं सकती जो चीनू के कुंवारेपन से उसको मिलता है, इसलिए यह मत कहो कि बर्बाद होता, या कहो कि बर्बाद कर दिया। बिब्बू ने फिर से तीखी बात कही, लेकिन मन्नू ने अपने पर कंट्रोल रखा और कहा, नहीं, यह तुम्हारा निष्कर्ष है। मैं यही कहूँगी कि हाँ, बर्बाद होता, और यह मैं नहीं चाहती थी किसी भी हालत में, नहीं कि वह मेरे कारण बर्बाद हो। बिब्बू बोली, तो उसको मना कैसे किया? चलो, तुमने तय कर लिया था कि उससे संबंध नहीं रखोगे, लेकिन उसकी तो आदत पड़ चुकी थी तुम्हें भोगने की। उसको कैसे मना किया? या वो अब तक ऊब गया था तुमसे? बिब्बो, अब मैं तो यह नहीं जानती कि वो मुझसे ऊब चुका था या नहीं, लेकिन यह सही है कि बाद के वर्षों में अधिकतर पहल मैं ही करती थी, खासतौर से जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। वहाँ उसके कई लड़कियों से संबंध हो गए थे, तो नई नई तितलियों के बीच वह खोस आ गया था। जब आता तो उन लड़कियों के बारे में तरह तरह के किस्से बताता। मुझे उसमें कुछ हकीकत तो कुछ फसाना लगता। जैसे एक बार बताया कि खैर छोड़ो, उसके फंसाने को उधेड़ने से क्या फ़ायदा।
मुझे तो सिर्फ अपने फंसाने को उधेड़ना का हक है। तो जब इन लड़कियों में उलझा तो मेरे पास कम आता तो मैं ही विवश होकर पहल करती। उसने मेरी इस स्थिति का भी फ़ायदा उठाया। एक दिन एक लड़की को लेकर आ धमका कि उसके साथ मस्ती करनी है और आज उसके पास कोई जगह नहीं है। मैं यह जानकर एकदम हड़बड़ा गई। कुछ समय तो समझ ही नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। उसके सामने मुझे अपनी कमज़ोर हालत का पूरा ध्यान था। सख्ती से पेश आने का प्रश्न ही नहीं था। फिर भी मैंने बदन घुड़की दी तो अब तक एक साथी बन चुका चीनू धीरे से मुझे अंदर कमरे में लेकर आया। फिर एकदम से मुझे बाहों में लेकर कसकर चूम लिया और फिर बड़े आशिकाना अंदाज में एक एक शब्द चबाता हुआ बोला, डार्लिंग चाहो तो तुम भी साथ आ जाओ। जब मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो आज तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस दौरान वह नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे अंगों को बराबर बेदर्दी से दबा रहा था, मसल रहा था। उस लड़की के कारण मैं खुद को और भी ज़्यादा विवश महसूस कर रही थी। मैंने आखिरी चाल के तौर पर कहा, अनिकेत स्कूल से आता ही होगा। तो वह बोला, मैं ऊपर कमरे में लेकर जा रहा हूँ, अनिकेत को नीचे रोके रहना। और कुछ चाय वगैरह नहीं बनाओगी क्या? इतना कहकर उसने किचकिचाकर एक बार फिर मुझे कस कर जकड़ा। फिर झटके से छोड़ लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से ऊपर चला गया। मैं हारे हुए जुआरी की तरह देखती रही और मन में आया कि इसे भस्मासुर बनाया तो मैंने खुद ही है ना। मैं खींचकर ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई। गुस्से में बुदबुदाई कि नहीं बनाऊंगी चाय साय। इसी बीच मैंने महसूस किया कि बदन में जगह जगह दर्द की हल्की लहर सी उठ रही है। चीनू ने जहाँ जहाँ कसकर दबाया था वहाँ मैंने जब नज़र डाली तो देखा वह जगहें अच्छी खासी लाल सी हो रही थी। कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे सो अलग। मैंने जल्दी से साड़ी फिर से ठीक की। ब्लाउज पर नज़र डाली तो वह सही नहीं था। अंदर हो रहे दर्द के कारण स्तनों पर भी नज़र डाली तो कई लाल निशान नजर आए। बड़ी गुस्सा आ रही थी कि तभी ऊपर से लड़की के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि यह हम लोगों के समय की कॉलेज गर्ल से ज़्यादा बिंदास है। ख्यालों में पूरी तरह खो भी न पाई थी कि अचानक उसकी बेहद उत्तेजक चढ़ई आहें सुनाई देने लगी। मैं उसकी ढिठाई बेशर्मी से दंग रह गई। साथ ही डर गई कि कोई आ गया तो। मैं रोक ना पाई खुद को और चली गई ऊपर कमरे में उसे ठीक करने। यह सुनते ही बिब्बो ने कहा, उसे ठीक करने गई थी? या यह भी तो हो सकता है तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस कमरे में जिस बिस्तर पर तुम जिस जवान लड़के के शरीर को भोगती थी आज वहीं पर उसी जवान लड़के को एक दूसरी लड़की भोग रही है जो तुम्हारी छाती पर मूंग दलने जैसा था। अपने हाथ से तुम्हें सब निकलता दिखा तो तुम ना रुक पाई और पहुंच गई अपने राज पर कब्जा करने। क्यों, यही बात थी ना? यह बात नहीं थी क्या? बिब्बो की इस बात से मन्नू तिलमिला उठी, लेकिन किसी तरह स्वयं पर नियंत्रण कर बोली, चलो जो तुम कहो वही सही, यही मान लेते हैं। तो बिब्बो ने कहा, अच्छा फिर क्या रोक पाई उसे? नहीं। कमरे के अंदर नज़र पड़ते ही मैं खुद शर्म से गड़ गई। उन दोनों के तन पर एक कपड़ा न था। दोनों दुनिया से एकदम बेपरवाह कमरे के खुले दरवाजे से बेखबर अपनी दुनिया में मस्त थे, संभोगरत थे। लड़की का आक्रामक तेवर देखकर मैं हैरान थी। मैंने भी अपना गुस्सा रोकने का प्रयास नहीं किया। दरवाजे को एक झटके से बंद कर वापस आ गई। जानबूझकर दरवाज़ा इतनी तेज़ बंद किया कि वह मेरा विरोध दर्ज कर सके। मैं नीचे आ गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों नीचे आए। मैं बैठी रही सोफे पर। चीनू ने बड़े अधिकार से कहा, चाची चाय बनाई क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ देखती रही। इस पर वह लड़की बेहद शोक अंदाज में बोली, ए अबे इतनी गर्मी में क्या चाय पीना यार, कौन पिएगा, चलो चलो चलते हैं। इतना कहने के साथ ही उसने चीनू, जिसका स्कूली नाम अभय था, के हाथ को पकड़ा और बाहर खींच ले गई। मैं दंग थी उस लड़की की हिम्मत और ढिठाई से। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे लगा कि यह तो रुबाना की नानी है। 2 दशकों में ही जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। इसी बीच स्कूल से अनिकेत आ गया। मैं उसे खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गई।
मगर इस घटना ने मुझे हिला कर रख दिया था। फिर इस उठापटक के साथ जीते जीते कुछ और बरस कट गए। इस बीच एक सुकूनकारी बात सिर्फ याद रही कि चीनू दोबारा किसी लड़की को लेकर नहीं आया। मगर उस घटना के बाद करीब 3 महीने नहीं आया। मुझे यकीन था कि वह 1-2 हफ्ते में खुद ही आ जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं लाख कोशिश करती कि मेरा दिमाग उसकी तरफ ना जाए, लेकिन जितना कोशिश करती घूम फिर कर दिमाग फिर वहीं टिक जाता। बिब्बू ने पूछा, फिर तुम उसको बुलाने गई क्या? नहीं नहीं बिब्बू। घटना के 3 महीने बाद जिया अचानक बीमार पड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनके हार्ट में बड़ी समस्याएं आ गई थी। 40 दिन भर्ती रही। वहीं पर वह फिर मिला, तब बात की तो वह बोला, मैं आपके लिए सब कुछ करता रहता हूँ, पर उस दिन मेरी फ्रेंड के सामने आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बेइज्जती की। तब मैंने उसे समझाया देखो यह गलत है। ऐसी तमाम बातें हुई। फिर वह नॉर्मल हो गया। हाँ, माँ के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका लगाव देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। जब हालत बहुत सीरियस थी तब मैंने उसे एक कोने में खड़ा रोते देखा था। उसे जाकर चुप कराया था। दरअसल वह अपने पूरे परिवार को बहुत चाहता था। या कहें कि उसमें होम सिकनेस बहुत थी। हालत यह थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके मामा ने कोशिश करके दिल्ली परिवहन विभाग में उसकी नौकरी लगवा दी। वह गया, लेकिन 2 महीने बाद ही छोड़कर चला गया। घर में बड़ी हाय तौबा मची, लेकिन वह गया नहीं। मगर मामा ने फिर मदद की और यहाँ खुद उसकी थोड़ी बहुत कोशिश, और फिर इनकी कोशिश कामयाब हो गई। लखनऊ में ही परिवहन विभाग में उसे नई नौकरी मिल गई। इस दौरान मैंने देखा कि सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने ही नहीं, बल्कि अब एक और रिश्ता कायम कर चुका था मुझसे। भावनात्मक रूप से बड़ा लगाव महसूस करने लगा था। जब घर में उठापटक मचती तो वह अब मेरे पास आकर बातें करता। कभी कभी बच्चों की तरह मेरी गोद में सिर रख कर रो पड़ता। यूनिवर्सिटी से अलग होने और नौकरी करने के बाद उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया था। बड़ा परिपक्व हो गया था। वह अनिकेत की पढ़ाई के लिए बड़ा उत्साहित होकर पूछताछ करता, उसका एडमिशन वगैरह सब वही करवाता। फिर उसकी शादी की बात चली तो बड़ी मुश्किलें आई सामने। वह शादी के लिए तैयार ही ना हो। बात मेरे तक है। जिया ने कहा, तुम ही कुछ समझाओ ना, आखिर मानता क्यों नहीं? अगर कहीं किसी और लड़की से कोई चक्कर हो तो वही बताए, जहाँ कहें वही कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है जिया, मैं उसे समझाऊंगी। फिर एक दिन वह आया तो मैंने बात चलाई, मगर वह बात टाल गया। उसका उखड़ा मूड देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। 2-4 दिन के बाद मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया कि तुम आओ, कुछ बात करनी है, और यह ध्यान रखना कि जल्दबाजी न करना, वक्त लेकर आना। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह उस दिन तय वक्त पर आ गया। पहले मैंने समझा कि वह कुछ ही देर को आया होगा, लेकिन आने पर पता चला कि वह तो ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आया। मैंने कहा आधे दिन की छुट्टी का क्या मतलब है? तो वह बोला बस मन हो गया तो ले ली। मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी में की जाने वाली नेतागिरी नहीं है, समझे? नौकरी है, ईमानदारी से करो। किसी तरह मिल गई है तो उसकी अहमियत समझो। बेरोजगारी का दंश बहुत तीखा होता है। देखते नहीं आए दिन बेरोजगारों की आत्महत्याओं की खबरें छपती रहती हैं। इतना सुनकर वह बोला, जानता हूँ पर पता नहीं क्यों नौकरी में मेरा मन नहीं लग रहा है, मगर और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। मेरे तमाम दोस्त कोई बिजनेस या ठेकेदारी करके खूब पैसा कमा रहे हैं। मैंने पापा से कहा था कि सिर्फ एक बार दे दो पैसा, मुझे ठेकेदारी करने दो, मैं साल भर में 2 गुना पैसा वापस दे दूंगा। तो बोले नहीं, किसी तरह लड़कियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ नहीं दे सकता। तो मैंने उससे कहा अपनी जगह वो ठीक है, में ज़रूरी नहीं कि पैसा मिल ही जाए। कहीं डूब गया तो लड़की की शादी रुक जाएगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर ठेकेदारी में जिस तरह मारकाट होती है वह सब देखते हुए तो यही कहूँगी कि तुम्हारे पापा ने जो निर्णय लिया वह तुम्हारी भलाई के लिए लिया, और बहुत कुछ और बहुत अच्छा किया। फिर उन्होंने चाहे जैसे हो नौकरी भी तो लगवा दी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम अपनी ज़िंदगी जियो। और अब तो तुम्हारी शादी भी करने जा रहे हैं, फिर क्यों तमाशा बना रखा है? क्यों शादी से इनकार कर रहे हो? मेरी इस बात पर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला पता नहीं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ।
मैंने कहा क्या नहीं समझ पा रहे हो? अरे अगर किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर है, संबंध है, शादी उसी से करना चाहते हो तो बताओ, उसी से कर दी जाएगी। तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं, तुम साफ साफ बोलो तो। इस पर वह बड़ी देर तक सोचता रहा कुछ, फिर बोला साफ साफ बोलूं? मैंने कहा हाँ, तभी तो पता चलेगा कि चाहते क्या हो। मेरे इतना बोलने के बाद वह काफ़ी भेद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा, ऊपर से नीचे तक। ऐसे नज़र डाल रहा था मानो मैं उसके सामने निर्वस्त्र ही बैठी हूँ। उसकी इस हरकत से मैं अचकचा गई। उसके पहले इस नज़र से उसने मुझे कभी नहीं देखा था। जब मैं उसकी नज़रों का देर तक सामना न कर सकी तो फिर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलते क्यों नहीं साफ साफ? तब उसने कहा, ठीक है सुनिए साफ साफ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहते कहते उसने दोनों हाथ से मेरी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। अपना चेहरा एकदम मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरी आंखों में एकटक देखने लगा। उसकी आंखों की लाल लाल नसें साफ दिख रही थी, आंखों में आंसू दिख रहे थे, उसका शरीर थरथरा रहा था। उसके इस रूप से मैं एकदम कांप गई, सिहर गई। मैंने उससे अपने को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन टस से मस ना उसकी बलिष्ठ भुजाओं में मैं फंस कर रह गई थी। यूँ तो पहले भी बार बार उसकी बलिष्ठ भुजाओं का एहसास मैंने किया था, मगर उस दिन जो ताकत थी वह पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह बराबर मेरी आंखों में घूरे जा रहा था। मैं उससे नज़र मिलाने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। इस बीच कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह चले और उसकी पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। तभी मैंने कहा, यह क्या फालतू बातें कर रहे हो? मुझ बुढ़िया से शादी करोगे? इस पर वह बोला, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया, फिर रो पड़ा। उसके दोनों हाथ अब मेरी कमर के गिर्द लिपटे थे। उसके गर्म आंसू पेट को गीला किए जा रहे थे। मैं इस अप्रत्याशित घटना से एकदम हतप्रभ थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये नई मुसीबत क्या है। इस लड़के को क्या हो गया? पगला गया है क्या? मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। काफ़ी सोचती विचारती रही। वह मेरे पेट को गीला किए जा रहा था। कुछ देर में अपने को संभालने के बाद मैंने उसके चेहरे को ऊपर उठाया। आंसू से तरबतर था चेहरा। मुझे लगा मामला बहुत गंभीर है, इसे गुस्से नहीं प्यार से समझाना होगा। यह भ्रमित है, इसका भ्रम दूर करना जरूरी है, नहीं तो यह कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। यह बातें कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग में कौन गई। मैंने उससे बाथरूम में जाकर मुंह धोकर आने को कहा, लेकिन वह उठा ही नहीं। वह नहीं उठा तो मैं खुद जग में पानी ले आई और अपने हाथ से मुंह धोकर उसका तौलिए से पूछा। फिर चाय नमकीन बिस्कुट ले आया, उसे खिला पिला कर जब कुछ शांत कर पाई तो कहा, देखो चीनू, तुम पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो, ऐसे बेसिर पैर की बात कैसे सोच ली? मैंने एकदम झूठ बोलते हुए कहा, मैं कहाँ 60 साल की बूढ़ी औरत, जिंदगी के कुछ ही साल रह गए और तुम्हारे पास तो अभी जीने का पूरा जीवन पड़ा है। अभी तुमने जिंदगी जी ही कहाँ है? अभी तो तुम्हें बहुत दुनिया देखनी है। तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। उनमें से अपनी मनपसंद कोई लड़की चुन लो, उससे शादी करके जिंदगी को जियो, जिंदगी के वास्तविक सुख का आनंद लो। मुझ बुढ़िया के चक्कर में कहाँ पड़े हो? मेरी बात पर वह बोला, क्या आपके मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है? उसकी यह बात सुनकर मैं फिर हड़बड़ा गई। किसी तरह अपने पर काबू पाकर उससे कहा, प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर वह प्यार नहीं कि तुमसे शादी की सोचूं। यह असंभव है चीनू। तो इतने दिनों तक जो संबंध है हम दोनों के, वह बस ऐसे ही हैं। देखो चीनू, हम दोनों के बीच जो वास्तविक रिश्ता है वह सिर्फ चाची भतीजे का है। जिस संबंध की तुम बात कर रहे हो वह तो एक विकृति है, गलत है, उसमें कोई प्यार नहीं है। वह तो सिर्फ दैहिक आकर्षण है, देह की भूख है, परस्पर विपरीत लिंग के देह का आकर्षण। और यह हम दोनों के बीच जो हुआ यह एकदम गलत है। समाज को पता चल गया तो लोग हम पर थूकेंगे भी नहीं। यहाँ जो गलत हुआ इसके लिए मैं अपने को जिम्मेदार मानती हूँ। पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ। एक अजीब सी स्थिति में न जाने किस भावना में बह गई उस दिन।
और वह पापपूर्ण कदम उठा बैठी। मैं तुम्हें जिम्मेदार कहीं से नहीं मानती। एक किशोर विपरीत लिंग के प्रति जैसे आकर्षित होता है, तुम भी उन दिनों उसी तरह से स्त्री शरीर के दीवाने थे। तुम जो बराबर मेरे शरीर की ताक झाँक करते रहते थे, वह मुझसे छिपा नहीं था। मैं तुम्हारी हर हरकत कोई मर्म को समझती थी। कहते हैं औरत बहुत भावुक होती है। भावुक क्षणों में वह बहुत जल्दी बिखर जाती है, या वह एक ऐसे पके फल के समान होती है जो मर्द का हल्का शीतल स्पर्श पाते ही उसकी गोद में गिर जाती है। उस दिन मैं भी भावनात्मक स्तर पर इतना टूट चुकी थी कि तुम्हारे जैसे लड़के मतलब कि भतीजे के स्पर्श से ही बिखर गई। मेरी जिंदगी का यह सबसे पापपूर्ण कृत्य है। जिसकी मुझे जो सजा मिले वह कम है। मेरे तुम्हारे बीच रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का नहीं, ना ही हो सकता है, और पति पत्नी की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। तुम अपने दिलो दिमाग से यह फितूर निकाल दो और जो लड़की पसंद हो उससे शादी करके अपना जीवन संवारो। मेरे साथ अपना जीवन बर्बाद मत करो। रही मेरी बात, तो मैं वह महल हूँ जिसकी एक एक ईंट हिल चुकी है। महल कब ढह जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए फिर कहती हूँ कि हमारा तुम्हारा यह शारीरिक संबंध निकृष्टतम विकृति समझे, और यह अच्छी तरह जान लो कि विकृति हमेशा घृणापूर्ण होती है, दुखदायी होती है, अपमानपूर्ण होती है। फिर हम दोनों जिस विकृति का शिकार हैं वह तो इतनी खराब है कि जब सेक्स का तूफान गुजर जाता है तो खुद अपनी ही नज़र में इतना अपमान, घृणा, पश्चाताप महसूस होता है कि लगता है कि जमीन फट जाए और उसी में समा जाऊं। यह सुनने के बाद वह बोला, मुझे आपकी यह सारी बातें बकवास लगती हैं। अरे जब इतना ही अपमानपूर्ण लगता है तो इतने वर्षों से मुझसे बार बार संबंध क्यों बनाती आ रही हैं? माना पहली बार आप भटक गई, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और फिर इतने सालों से बार बार, ये क्या तमाशा है? चाची, जिसे भटकाओ या जो तुम बोल रही हो ना कि पका फल को टूट कर गिर जाती हो मेरी गोद में, सब बकवास है, झूठ है। भटकाव एक बार होता है, बार बार नहीं। यह सालों से चला आ रहा है। हमारा तुम्हारा संबंध भटकाव नहीं है, पूरी तरह सोचा समझा जाना परखा संबंध है। और मैं इस संबंध को जीवन भर बनाए रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और स्वीकार नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें यहाँ डर है तो चलो कहीं और चलो मेरे साथ, किसी ऐसे शहर में जहाँ हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। तुम मुझ पर भरोसा रखो चाची। मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगा, किसी दूसरे शहर में कुछ और कर लूँगा, बस तुम मेरे साथ चलो चाची। तुम मेरे साथ चलो चाची, बस, और कुछ नहीं। चीनू ने बड़े सख्त लहजे में कही थी ये बातें। उसकी आवाज़, उसके एक एक शब्द से मैं अंदर तक सिहर जा रही थी। मगर मैंने सोचा कि अगर इस समय दिमाग से काम ना लिया तो यह बहुत बड़ा बवंडर पैदा कर देगी। सो मैंने संतुलन बनाए रखा, धैर्य नहीं खोया। बड़े प्यार से कहा, चीनू मेरी बात को पहले ध्यान से सुन, स्थिति को ठीक से समझो, इसके बाद कुछ बोलो। ये सब फिल्मों में बड़ा आसान लगता है कि चलो भाग चलें, या हीरो पूरी दुनिया को ठेंगे पर रखकर कुछ भी कर डालता है। हकीकत में यह सब नहीं होता। जिंदगी बहुत कठोर है। आज तुम सिर्फ इसलिए इतने उतावले हो मेरे साथ शादी करने और जीवन भर साथ रहने के लिए, क्योंकि एक खास किस्म के शरीर का स्वाद जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर चढ़ गया है उसके तुम दीवाने हो। जिस दिन इस स्वाद से भी जी भर जाएगा तो आज मेरा जो शरीर तुम्हें जान से प्यारा है वही कल एक बदबूदार कचरा नजर आएगा। यह लगाव महज हवस के कारण है। इसलिए जहाँ एक बार एक छत के नीचे 24 घंटे एक साथ निभाए तो जी उठता जाएगा। अलग भागते हमें देर ना लगेगी। रही बात कि इतने दिनों से कैसे चला आ रहा है यह रिश्ता, तो बात बड़ी साफ है कि अभी हम एक दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, एक साथ कुछ ही देर रहते हैं। यह बात तुम भी अच्छी तरह मानोगे कि सेक्स का तूफान गुजरते ही सब लगाव टूटने लगते हैं और घृणा विषाद से मन भारी होने लगता है। इस पर वह फिर बोला, मुझे यह सारी दलीलें बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी कर सकता हूँ।
क्योंकि दुनिया में मुझे आज तक केवल तुम्हारे पास आने पर ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। कहने को यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद भी तरह तरह की करीब 1 दर्जन लड़कियों से संबंध बने मेरे, मगर मुझे हर जगह एक खालीपन, अधूरापन ही मिला। हर लड़की के साथ लगता अरे यहाँ तो यह कमी है, अरे या तो मेरे लिए है ही नहीं, कौन है मेरे लिए, किसकी बाहों में मुझे संतुष्टि मिलती है। कई वर्षों तक मैं समझ ही नहीं पाया। इस प्रश्न पर बड़ी मगजमारी करता रहा। फिर धीरे धीरे यह महसूस किया कि यह स्थिति उस दिन नहीं होती जिस दिन तुम मेरी बाहों में होती हो। इस बात पर मैंने बहुत गहराई से सोचा, बराबर सोचा। हर बार निष्कर्ष यही निकलता कि मुझे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तुम्हारे साथ वक्त बिता कर ही मिलता है। तुम जैसी परफेक्ट औरत दुनिया में है ही नहीं। और फिर चाचा पर तरस आता है। वो मुझे मूर्ख नजर आते हैं कि तुम्हारी जैसी परफेक्ट औरत के रहते वह दूसरी औरतों के पीछे भागते हैं। बस इसीलिए मैं आए दिन तुम्हारे पास भाग आता हूँ। जब बिस्तर पर तुम्हारे सारे कपड़े सेकंडों में उतार देने के लिए मैं पागलपन की हद तक तुम्हें झिंझोड़ डालता हूँ। इसी से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं तुमको कितना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे शरीर के साथ एक हो जाता हूँ तो अलग होने का मन ही नहीं होता। बस जी करता है हमेशा तुमको ऐसे ही अपने से चिपकाए पड़ा रहूं। तुम्हारे शरीर के एक एक अंग हर पल मेरे दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। तुम्हारे शरीर की गर्मी से जैसे मैं जिंदा हो जाता हूँ। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे उत्तर यह मिलता है कि दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई और औरत है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ कहीं बहुत दूर चलकर शादी करके जीवन जीते हैं। वैसे भी चाचा के साथ तो न तुम संतुष्ट हो न वो। तब एक छत के नीचे एक सड़ती हुई जिंदगी जीने का क्या फायदा। इसलिए चलो मेरे साथ चलो। मैंने उससे कहा, चीनू पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। न मैं इनसे ऊबी हूं न ये मुझसे। पति पत्नी में झगड़े का मतलब यह नहीं कि रिश्ते सड़ गए। जब रिश्ते सड़ जाते हैं तो एक छत के नीचे वह रह ही नहीं पाते। तुम्हारे माँ बाप के बीच झगड़े होते हैं, तुम खुद भी बता चुके हो। तो क्या ये इसका मतलब यह है कि वह दोनों अलग हो जाएं? देखो चीनू, मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम एक सुंदर लड़की से शादी कर लो। पहली ही रात तुम उसे पत्नी के रूप में अपनी बाहों में लोगे तो तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अभी तक तुम जिन लड़कियों की बातें कर रहे हो वह केवल वासना की भूख शांत करने का रिश्ता था। वहाँ भावना नहीं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं। इसलिए तुम भ्रमित हो। और रही बात मेरे लिए कि मेरे साथ संबंध बनाकर ही तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तो यह भी एक भ्रम है। होता यह है कि हम सब कोई चीज़ पहली बार जब देखते हैं और यदि वह हमारी नज़रों को भा जाता है तो उसका एक स्थायी भाव, उसकी एक स्थायी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद जब हम कुछ और देखते हैं तो हमें पहले वाली तस्वीर ही बेहतर लगती है। दूसरी सारी तस्वीरों में हम पहली वाली तस्वीर का ही अक्स ढूंढने लगते हैं। बस यही सारी समस्या खड़ी होती है। तुम्हारे साथ वास्तव में यही हुआ है। जब तुम अश्लील किताबों में औरतों के साथ खुले सेक्स संबंधों के बारे में पढ़ते थे, उनके चित्र देखते थे, तो मन में वही सब करते थे। तुम्हारा मन जैसे जैसे तुरंत एक संबंध, जैसे तैसे तुरंत एक संबंध या सेक्स करने के लिए, एक औरत पाने के लिए तड़प उठता था। तुम व्याकुल रहते थे एक औरत पाने के लिए। यही वजह थी कि तुम जैसे तैसे किसी औरत के शरीर को देखने की कोशिश में लगे रहते थे। इस बीच दुर्भाग्य से वह मनहूस काली रात भी आ गई, जब तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुमने कल्पना तक ना की थी। तुम्हें एक भरी पूरी औरत मिल गई जो बिना किसी प्रयास के खुद ही आकर तुम्हारे आगे लेट गई, पूरी तरह समर्पण कर दिया। सोने पे सुहागा, या कि जिस औरत को तुम छिप छिप कर झांका करते थे, जिसके एक एक अंग को अंदर तक नग्न देखने के लिए लालायित रहते थे, वह सारे अंग तुम्हारे आगे खुद ही बिना प्रयास के आ गए। उन नग्न अंगों की चमक, उनकी गर्मी, स्पर्श एवं घर्षण का एहसास तुम्हारे दिलो दिमाग पर एक स्थायी भाव बनकर बैठ गया। तुमने पहली बार किसी औरत का जो नंगा जिस्म, नंगा शरीर देखा, उसकी तस्वीर स्थायी भाव के रूप में तुम्हारे रग रग में बस गई। उसी का परिणाम है कि अब तुम्हें दूसरी हर औरत नकली लगती है।
क्योंकि तुम सब में मेरे जैसे ही अंग को ढूंढने लगते हो। इसका समाधान एक ही है कि तुम जल्दी से जल्दी शादी करो। जब पत्नी के रूप में एक नई लड़की अपने प्यार, स्नेह, श्रद्धा, उत्साह के साथ अपने जवान शरीर की गर्मी के साथ तुम्हें अपने अंगों से लगाएगी, तो तुम इस प्रौढ़ औरत के शरीर के प्रभाव से एकदम बाहर निकल जाओगे। एक नई दुनिया में पहुंच जाओगे जहां खुशियां हर तरफ से तुम पर बरस रही होंगी। इसलिए यह बचपना छोड़ो, मेरा कहना मानो और शादी कर लो। मेरी यह दलील सुनकर चीनू एक बार फिर भड़क उठा। गुस्सा होते हुए बोला, शादी 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 शादी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम असल में मेरी शादी नहीं बल्कि अब मुझसे भी जी भर जाने के कारण पीछा छुड़ाने में लगी हो। अब तुम्हारा मतलब निकल गया है तो मुझसे बचना चाहती हो। उसकी जी भर जाने वाली बात से मुझे भी गुस्सा आ गया। हाँ, एक बात तो बताना भूल गई, उस दिन से पहले उसने मुझे कभी तुम कहकर नहीं संबोधित किया, मगर उस दिन ऐसे बड़े अधिकार से तुम कर रहा था मानो मैं उसकी रखैलिया बीवी हूँ। तो उसकी बातों से गुस्से में आकर मैं भी तेज आवाज़ में बोल पड़ी, पागल हो गए हो तुम। इतनी देर से समझा रही हूँ मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जो संभव नहीं हुआ करने के लिए कह रहे हो। इसके पहले मैं कभी उससे इतनी तेज आवाज़ में गुस्से में नहीं बोली थी। तो एक बार वह भी शक पका गया, मगर मैंने कहा ना, अब तक वह भी एक सातिर आदमी बन चुका था। सो कुछ ही क्षण में संभल कर बोला, अगर चाची भी भतीजे के बीच बरसों से शारीरिक संबंध हो सकते हैं, अगर तुम बेटे के उम्र के लड़के से मस्त होकर संभोग कर सकती हो, अगर तुम बेटे के उम्र के लड़के से पागलपन की हद तक खेल सकती हो, एक जवान लड़के की मजबूत बाहों में जी भर कर अपने को खेलती हो, अपने पति की आंखों में धूल झोंक कर उसी के बिस्तर पर सारे कपड़े उतार कर घंटों सेक्स का नंगा नाच सकती हो, तो फिर कहीं और मेरे साथ चलकर शादी क्यों संभव नहीं? और हाँ, फिर कौन से हम दोनों सगे चाची और भतीजे हैं? मात्र एक दोस्त के अलावा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारी जाति भी एक नहीं है। तो फिर गलत क्या है सिवाय इसके कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो। फिर ऐसी न जाने कितनी खबरें आए दिन छपती रहती हैं कि सगी चाची, भतीजे, मौसी, भांजे, न जाने कौन कौन से रिश्ते के लोग शादी कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कुछ देर उसकी बात सुनने के बाद उसे देखते हुए समझने की कोशिश की। फिर कहा, मगर ये बताओगे कि उनमें से ये रिश्ते कितने दिन तक सफल हुए हैं? समाज में वह कहाँ खड़े हुए हैं? सेक्स का बुखार उतरते ये सब टूट कर बिखर गए। ऐसा कोई एक रिश्ता स्थायी रहा हो तो मुझे तो एक भी नहीं पता। तुम्हें पता हो तो बताओ। तब वह बोला, लेकिन हम लोगों का रिश्ता नहीं टूटेगा। मैंने कहा, क्यों? क्या हम दोनों इस दुनिया से अलग हैं? हाँ, शायद इसीलिए तो हम दोनों के रिश्ते इतने बरसों से चले आ रहे हैं। तब मैंने कहा, रिश्ते अभी हुए ही कहाँ हैं? अभी तक तो बस कुछ समय के लिए मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, या कोई रिश्ता नहीं है। तो वह बोला, तो आखिर तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? क्या तुम शादी नहीं करोगी? चीनू का यह धमकी भरा लहजा देखकर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा डरी, लेकिन ऊपर से पूरी शक्ति दिखाती हुई बोली, देखो, आज तक तुम्हारे मन का सब करती रही। तो वह बीच में बोल पड़ा, मेरे मन का तुमने क्या किया? अरे आपको मेरे साथ मजे लेने थे तो सब अपने मन का अपने लिए किया। मैंने कहा, चलो ठीक है, चलो अच्छा, अपने मन का किया, मैंने मान लेते, लेकिन साथ में हुआ तो तुम्हारे मन का भी ना। तुम भी मेरे साथ सब कुछ करना चाहते थे और नजरें बचा बचा कर मेरे शरीर पर नजरें गड़ाए रहते थे। और जब मेरा शरीर मिल गया तो तुमने कौन सी कोर कसर छोड़ रखी थी? मैंने एक बार गलती की और तुमने उसका बार बार फायदा उठाया। जब मन हुआ आकर टूट पड़े, मना करने पर मानते नहीं, एक तरह से ब्लैकमेल तक किया। यह सुनते ही वह बोला, ओह, तुमने गलती सिर्फ एक बार की और मैं तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा? यह झूठ है। न जाने कितनी बार तुमने खुद फ़ोन करके बुलाया। जब पहली बार मैं यहाँ से गुस्सा होकर चला गया था तो तुम ही ने घर फ़ोन करके हाल चाल लेने के बहाने संकेत दिए कि आ जाओ। कई बार मैं आया जरूर, लेकिन मेरा मन कुछ करने का नहीं था, मगर तब पहल तुम ही करती रही। फिर मर्द तो मर्द ठहरा,
कोई औरत उसके सामने बदन दिखाए, उसे उत्तेजित करने की कोशिश करे, इस पर यदि वह उसके साथ सेक्स करता है तो इसमें मर्द की कोई गलती नहीं, क्योंकि वह आदमी है, कोई भगवान नहीं कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारे शरीर का आदी हो गया हूँ, और यह भी सच है कि तुमने मुझे अपने शरीर का आदी बनाया, अपने शरीर की आदत डाल दी है मुझमें। और जब आदत बना दिया और तुम्हारा जी भर गया मेरे साथ सेक्स करते करते, तो अब मुझसे छुटकारे के लिए तड़प रही हो। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी इंसान हूँ, जो मन में आता है उसे करके ही दम लेता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चल नहीं सकती तो ना सही, मैं भी कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं। जैसा अब तक चल रहा है ऐसे ही चलेगा। अब मैं जब चाहूँगा तब तुम्हारे पास आकर तुम्हें रौंद दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें रौंद दूंगा, बार बार रौंद दूंगा। शादी वादी गई भाड़ में। अब मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना, कभी भी नहीं। इतना कहकर चुन्नू जाने लगा। जाने के लिए तो में उठ खड़ा हुआ। मुझे हर तरफ अंधेरा सा दिखने लगा कि यह पागलपन में सब कुछ खोल कर रख देगा। शादी के लिए इनकार करने पर जब हर तरफ से इस पर दबाव पड़ेगा तो यह अपना पागलपन जाहिर कर देगा। मैं कांप गए अंदर तक। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और उठकर बड़े अधिकार से उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उसे करीब करीब पूरी ताकत लगाकर बैठा दिया। हाँ, उसने प्रतिरोध भी कुछ खास नहीं किया। इससे मैं तुरंत समझ गया कि यह भी बात करने और समस्या के हल के लिए तैयार है। उसे बैठाकर मैंने कहा, पहले तुम शांति से कुछ देर बैठो, दिमाग को ठंडा करो। तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उसके बाद बात करती हूँ। मेरी इन बातों पर वह बोला कुछ नहीं, बस मुंह फुलाए बैठा रहा। मैं चाय बनाकर ले आई। साथ बैठकर जब तक चाय पी तब तक हम दोनों में कुछ बात नहीं हुई। चाय के बाद मैंने कहा, सुनो चीनू, एक रास्ता निकालते हैं जिससे सब ठीक हो जाए। तो उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, देखो, बात यह है कि अभी तक तुम केवल मुझे जैसी प्रौढ़ औरत या यूनिवर्सिटी की कुछ स्वच्छंद आचरण वाली लड़कियों के साथ केवल शारीरिक संबंध ही बनाए। इन संबंधों के बीच कहीं भावनात्मक रिश्ते नहीं थे। इसलिए संबंधों में जो गहराई, जो मधुरता चाहिए वह गायब है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अब तुम उससे आगे का भी अनुभव लो। पति पत्नी के रिश्ते का मजा क्या होता है, अपने परिवार, अपनी गृहस्थी क्या होती है, उसको भी जियो। क्योंकि जीवन का यह एक ऐसा हिस्सा है जिसे जिए बिना यह पूरा जीवन ही अधूरा है। यदि जीवन का यह हिस्सा नहीं जिया तो असली जीवन तो जिया ही नहीं। इसलिए पहले तुम जीवन को जियो। अगर तुम्हें वह जीवन अच्छा लगे तो उसी में आगे बढ़ना, और ना लगे तो छोड़कर आ जाना मेरे पास। तब जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। मेरी बात पर ध्यान दो, और अब तुम्हें बिना किसी हील उज्जत के तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर वह बड़ी देर तक सोचता रहा कुछ। फिर मेरी आंखों में गौर से देखता हुआ बोला, वाह, क्या फार्मूला निकाला है। ले देकर फिर वही बात। वाकई तुम न सिर्फ बेहद चालाक हो बल्कि बहुत बड़ी स्वार्थी भी हो। अपने मन का करने के लिए किसी की भी बलि ले सकती हो। मैंने कहा, अब इसमें बलि की बात कहाँ से आ गई? तो वह बोला, इतनी मासूम भी नहीं हो कि तुम कि जो कह रही हो उसका मतलब, उसका परिणाम नहीं जानती। बड़ी चालाकी से मुझे अलग करने का रास्ता बनाया। मैं शादी कर लूँ और फंस जाऊँ। शादी के बाद पत्नी बच्चे के चक्कर में उलझ कर रह जाऊँ, और तुम इतने बरसों मुझसे ऐश करने के बाद ऊब गए तो आराम से छुटकारा पा जाओ। तुमने अपने स्वार्थ के लिए यह जो रास्ता बनाया उसके लिए जरा भी तुम्हारा जमीर नहीं जागा कि इससे एक अनजान, एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी। ये जानते हुए भी कि शादी के बाद जब मेरा मन उसके साथ नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, तो उस लड़की पर क्या गुजरेगी? उसके माँ बाप, भाई बहन, मेरे परिवार वाले कितने कष्ट में पड़ जाएंगे। एक झटके में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अपने मन की करने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम एक मासूम लड़की की ज़िंदगी में आग लगाने को कितनी आसानी से तैयार हो गई। उसकी यह बात सुनकर मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, इसीलिए कहती हूँ कि तुम अभी बच्चे हो,
तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए तुमको मैं स्वार्थी और न जाने क्या क्या लग रही हूँ। मगर मैं जो कह रही हूँ अपने अनुभव, अपनी जानकारी के आधार पर कह रही हूँ, इस विश्वास के साथ कि इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बचेगा, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। वह फिर गुस्सा होते हुए बोला, अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारा अनुभव कैसे हमारा भविष्य बढ़िया बना रहा है। मैंने कहा, मेरा अनुभव मैंने दुनिया जितनी देखी जानी समझी है उसके आधार पर कह रही हूँ। एक रास्ता है जिस पर तुम चलोगे तो 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी, आग लग जाएगी, सब जलकर भस्म हो जाएगा। पहली तुम्हारी, दूसरी मेरी, तीसरी मेरे पति की। हाँ, तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। जब दुनिया को पता चलेगा तुम और मैं ऐसा कर चुके हैं तो तुम्हारे भाई बहनों से कोई रिश्ता नहीं करेगा। माँ बाप इन सारे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम जो भी या कह रहे हो कि मेरे बदन का नशा तुम पर इतना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो सुनो, जब एक छत के नीचे रहोगे तो यह बेमेल संबंध बिच्छू की तरह तुम्हें डंक मारने लगेगा। समझे? या संबंध बिच्छू की तरह तुम्हें डंक मारने लगेगा, तब तुम्हारे लिए कुछ ना बचेगा। तब ना तुम इधर के होगे ना उधर के, ना इधर आ सकोगे ना उधर जा सकोगे। दुनिया का हर कोना तुम्हें बर्बाद, उखड़ा, वीरान लगेगा। जबकि दूसरे रास्ते पर यदि तुम चलोगे तो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि बाकी सबकी जिंदगियां भी बढ़िया बनी रहेंगी। अभी तुम यह नहीं जानते कि बीवी बच्चे का सुख क्या होता है। जब बीवी का मधुर स्पर्श बच्चे के किलकारी तन मन में रस घोलेगी तो तुम्हें यह रिश्ता, मेरा बदन, यह सब याद करके ही घिन आएगी। तुम तड़प उठोगे कि यह सब क्या हो गया था मुझसे। लेकिन मेरी बात का फिर उसको उल्टा ही असर हुआ। वह बोला, ये सब फालतू बकवास है चाची। वो जमाने लग गए जब लड़कियों के स्पर्श में पवित्रता की ऐसी गर्मी होती थी कि बिगड़ा से बिगड़ा पति भी उसके आगे नजरें झुका लेता था। मैंने खुद अपने ताऊजी को देखा है। घर ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी उनसे थर्राते थे। सबसे दबंग प्रधानों में उनकी गिनती होती थी। लेकिन वही ताऊजी के सामने आते ही न जाने क्या होता कि एकदम सीधे रहते। ताईजी बोल दें कि यह काम होना है तो हिम्मत थी कि वह ना कर दें। लेकिन ताईजी भी ताऊजी को जुकाम भी हो जाए तो समझो दुनिया एक कर देती थी। तब उनके स्पर्श के सामने ताऊजी नहीं बोल पाते थे। मगर आज की लड़कियों में इतनी गर्मी, समर्पण, पवित्रता कुछ भी नहीं है। शादी के पहले ये 10 कसम करके आती हैं। यूनिवर्सिटी में मैं जब था तो खुद कितनी लड़कियों के बारे में बता चुका हूँ तुम्हें। कोई 4 दिन इस लड़के के साथ मौज मस्ती करती है तो 4 दिन उसके साथ। जिसको मैं एक बार यहाँ लेकर आया था वह मेरे से पहले और बाद भी न जाने कितने लड़कों के साथ मस्ती करती रही। कुछ तो ऐसी भी रही कि जो एक साथ कई लड़कों के साथ मस्ती करती। मैंने खुद ऐसा किया कई बार और आज भी उस लड़की की बात भूलता नहीं। जब एक लड़के ने उसकी टुकाई करने के बाद कहा, अबे बड़ा दम है तुम में, 5 को निचोड़ लिया और चेहरे पर शिकन तक नहीं। तो वह बोली थी, जस्ट फन यार, अभी तो तेरे जैसे 5 और फुग्गों को निचोड़ सकती हूँ। तो ऐसी लड़कियों से उम्मीद करती हूँ कि वो काया पलट देंगी। उसकी यह बात सुनकर मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो। ऐसी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सच तो यह है कि सब ऐसी नहीं होती, 20-25% ही होती हैं ऐसी। इसलिए यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं तो फिर देहात की कोई लड़की हो उससे शादी करो। पढ़ी लिखी काम भर की तो हो, वहाँ भी मिल जाएंगी। वह फिर बोला, हाँ, देहात में कौन सी पाक साफ है सब। फिल्म टीवी देखकर वहाँ तो और भी सब पगलाई रहती हैं। ताऊजी का लड़का ही न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐश करता रहता है। जब मैं जाता हूँ गांव तो कई बार उसने कई लड़कियों से मौज मस्ती करवाई है, वह भी ट्यूबवेल पर। एक बार तो नदी में, जिसमें केवल बारिश में ही पानी रहता है। जब जगह नहीं मिली तो उसके पुल के नीचे ही सब कुछ किया। गांव के लेखपाल की लड़की थी जिसका काफ़ी समय से वह मजा ले रहा था। उस दिन मुझे सामने देखकर उसने पहले नखरे दिखाए, फिर कुछ ही देर में मान गई। फिर ऐसे सब कुछ किया उसी पुल के नीचे की क्या बताऊं।
उसकी यह बात सुनकर मैं खींच उठी। मैंने कहा, भैया तुम्हारी माने तो दुनिया में सारी लड़कियां एक सी हैं, तब तो कोई लड़का लड़की शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि सारी लड़कियां ऐसी हैं तो सारे लड़के भी तो ऐसे ही हैं। तो गलत क्या कहा मैंने? जो दुनिया में देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ, कोई फेंक नहीं रहा हूँ। चीनू देखो, ठीक है तुम जो बता रहे हो वह सच है, लेकिन कुल सच का वह एक पक्ष मात्र है, कुल का कुछ प्रतिशत बस। अच्छा, हाँ, यह सच का संपूर्ण पक्ष यह है कि यदि 25% लड़कियां गलत हैं तो उतने ही लड़के भी, क्योंकि जब लड़के साथ होते हैं तभी तो लड़कियां गलत करती हैं। तुम ये बात दिमाग से निकाल दो कि सब एक सी होती हैं, और फिर तुम्हें तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जिस लड़की के साथ इमोशनली जुड़ोगे फिर उसके बाद दिमाग में ये बातें आएंगी नहीं, और फिर मेरे साथ जब संबंध बनाते हो तब तो यह सब नहीं कहते। आखिर तुमसे पहले इनके साथ मेरे संबंध बराबर बने हुए हैं, अब तुम मेरे साथ जीवन भर साथ रहने की बात करते हो। तुम अपने मन का भ्रम दूर करो, किसी की भी बात में या किसी संकोच में ना हो। अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लो, पहले दिन से ही सब ठीक हो जाएगा। वह फिर खींचकर बोला, मनपसंद बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे मन की कोई लड़की नहीं है। अरे चीनू देखो कैसी बात कर रहे हो, ऐसी कैसी लड़की चाहती हो कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे मन की कोई लड़की ही नहीं है? वह कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जो मेरे सामने जब आए तो मुझे ऐसा एहसास हो कि सामने तुम खड़ी हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी जो होगी उसी के साथ मैं रह पाऊंगा। मैंने कहा, अरे मुझमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो किसी और लड़की में नहीं है? तो वह बोला, बात सुरखाब के पर की नहीं है, बात अपनी अपनी पसंद की है। मैं हर लड़की को तुम्हारी जैसी देखना चाहता हूँ, जिसके तुम्हारे जैसे ही बड़े सुडौल ब्रेस्ट हों, उनका शेप भी तुम्हारे ब्रेस्ट जैसा ही हो, जिसके होंठ उठे हुए थोड़ा मोटे हों, आंखें तुम्हारी जैसी हों, जिसकी कमर तुम्हारी जैसी हो, जिसका पेट तुम्हारी तरह हल्का उभरा हो, जिसकी नाभि पानी में पड़ते भंवर की तरह गोल गहरी हो तुम्हारी नाभि की तरह, जिसके हिप तुम्हारी तरह गोल भारी उभरे हों, जिसकी वजाइना तुम्हारी तरह पागल कर देने वाली हो, जिसकी जांघें तुम्हारी जांघों की तरह पूरी गोलाई लिए हो, जो सेक्स के समय तुम्हारी तरह पागल बना दे। तुम सेक्स का जो मजा देती हो वो वही दे सकती है जो इसकी एक एक बारीकी से वाकिफ हो। और सच यह है कि मुझे आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। मैं सब में तुमको तलाशता रहा, मगर किसी में तुम आधी भी ना मिली। ना सही सब कुछ तुम सा, लेकिन बहुत कुछ तो हो तुम सा। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, हे भगवान, तुम सेक्स और औरत के शरीर को लेकर इतना गंभीर हो, उसमें इतना गहरे प्रवेश कर चुके हो, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। खैर, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, और अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस तुम एक काम करो कि जितनी लड़कियों के रिश्ते आए हैं, तुम उसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा अपने मन की बात देखो, उसी से शादी कर लो। रही बात कि उसे सेक्स की हर बारीकी का पता हो, तो या तो शादी के बाद ही पता चलेगा, वह भी तब जब तुम उसके मन से संकोच खत्म कर दोगे। और हाँ, इतने वर्षों में सेक्स की हर बारीकी तो तुम मेरे साथ जान ही चुके हो। यदि उसमें कुछ कमी रह जाए तो उसे सिखा देना। औरत सेक्स कैसे करे यह सब तो पति के हाथ में होता है। बिब्बू, फिर ऐसी ही न जाने कितनी बातें, कितने तर्क वितर्क हम दोनों के बीच होते रहे। कभी बात बनती नजर आती, कभी बिगड़ती, और अंततः उसने मानने के लिए एक शर्त रख दी, जिसे मानने के अलावा कोई रास्ता उसने नहीं छोड़ा था। बड़ी देर से शांत सुन रही बिब्बू ने पूछा, शर्त क्या थी? शर्त? उसने बड़ी कड़ाई के साथ अपनी शर्त रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात इस शर्त पर मानूंगा कि यदि शादी के बाद मेरे मन की बात नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और अब तक जैसे हम संबंध बनाते रहे हैं वैसे ही हमारे संबंध बने रहेंगे।
और दुर्भाग्य से यह खेल शादी के बाद भी चलता रहा। बिब्बो ने बीच में ही एकदम से बोल दिया। तो मन्नू बोली, हाँ, दुर्भाग्य से खेल शादी के बाद भी चलता रहा। मैंने बहुत नानुकुर की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। अंततः मुझे झुकना पड़ा कि शादी के बाद अगर उसके मन का ना हुआ तो वह सेक्स संबंधों के लिए मेरे पास आ सकता है। उफ, बाप रे बाप, हे भगवान, तूने भी क्या दुनिया बनाई। उसकी शादी के बाद भी तुम दोनों का गंदा घिनौना पापपूर्ण खेल चलता रहा। तुम चाहती तो रोक सकती थी। कुछ देर पहले तो तुमने कहा कि उसकी शादी से 2 दिन पहले तुम उसके साथ सेक्स के शिकंजे से निकल आई थी। हाँ बिब्बू, मैंने सही कहा था कि मैं उसके साथ सेक्स के शिकंजे से उसकी शादी से 2 दिन पहले निकल आई थी, लेकिन वह नहीं निकला था। मैंने हर संभव कोशिश की थी, यहाँ तक कि जब उस दिन भी जिद कर बैठा तो मैंने कहा, ठीक है, तुम जिस ढंग से जितना चाहो वह सब मनमानी कर लो, लेकिन शादी के बाद सेक्स की बात नहीं करो तो अच्छा है। लेकिन सब व्यर्थ गया। मेरे भस्मासुर ने न सिर्फ उस दिन पूरी मनमानी के साथ मेरे शरीर को रौंदा, बल्कि जिस दिन बारात जानी थी उसके 1 दिन पहले भी वह सबकी नज़र बचाकर शादी पर होने वाली रस्मों की परवाह न करते हुए आ गया और फिर अपनी मनमानी कर गया। मगर उस समय शादी को लेकर उसमें जो उत्साह था, उसे देखकर मुझे यकीन था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर शादी के 10 दिन भी ना बीते थे कि वह फिर आदम का। फिर मनमानी करने की कोशिश की तो सख्ती से विरोध किया। पूछा, क्या कमी रह गई बीवी में? क्या उसका शरीर मेरे जैसा नहीं है? क्या सेक्स की बारीकियां वह नहीं जानती? तो वह धूर्तता के साथ बोला, तुम विस्की हो तो वह रम है, दोनों का अपना अपना मजा है। कई दिन से रम का मजा लेकर उब गया तो सोचा चलो आज विस्की का मजा लूं। मैंने कहा, तुम ये गलत कर रहे हो। जब बीवी से तुम्हें पूरा मजा मिल रहा है तो तुमको मेरे पास नहीं आना चाहिए। तुमने खुद ही यह शर्त रखी थी। तुम्हारी बातों से साफ है कि तुम जैसी बीवी चाहते थे वह सब तुम्हें मिल गया है। तो वह फिर बोला, नहीं, सच यह है कि शर्त पूरी भी हुई और नहीं भी। मैंने कहा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसी बातें हुई थी अंग अंग का उसका तुम्हारे जैसा हुआ तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है वह भी मस्त कर देने वाला है। उसकी कोयल जैसी आवाज़ दीवाना बना देती है। सेक्स के समय उसका परम मासूम अनाड़ीपन बताता है कि वह शादी के समय कुंवारी ही थी। यह सुनकर मैंने कहा, अच्छा, पहले तो बड़ा चिल्ला रहे थे कि आजकल कोई लड़की कुंवारी होती ही नहीं, फिर अनाड़ीपन होना उसके कुंवारेपन की गारंटी कैसे हो गया? मैंने इस क्षण एक और चीज़ मार्क की कि चीनू बीवी के लिए कुछ भी निगेटिव सुनना पसंद नहीं कर रहा है। मेरी बात पर उसने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, ठीक है, उसका अनाड़ीपन उसके कुंवारे होने की गारंटी नहीं है, लेकिन पहली रात में उसका दर्द से बिलबिलाना, वजाइना का इतना संकुचित होना कि एंट्री के लिए ताकत लगाना, और फिर वजाइना का खून से लथपथ होना, यह जरूर उसके कुंवारेपन की गारंटी थी। उसकी बात सुनकर मैं हौले से मुस्कुरा पड़ी। बिजली की तरह मेरे दिमाग में अपनी सुहागरात कौंध गई कि मेरा पति भी तो खून से लथपथ वजाइना ढूंढ रहा था। शायद मन का सब न मिल पाने पर ही जीवन भर एक तरह की कुंठा से ग्रस्त रहा। मेरी मुस्कुराहट पर चीनू असमंजस में पड़ गया। वह बोला, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मैंने कहा, नहीं, मैं देख रही हूँ कि मर्द चाहे जैसा हो मगर औरत को लेकर कुछ मामलों में सब एक जैसे होते हैं। पिछली पीढ़ी भी ऐसी ही थी जैसे तुम या तुम्हारी पीढ़ी के अन्य हैं। सारे मर्द औरत की खून से लथपथ वजाइना में उसकी पवित्रता, उसकी ईमानदारी, नैतिकता, अपना सारा सुख देखते हैं, और जो यूं छत विछत रक्त ना हुई तो वह अपवित्र, उल्टा और न जाने क्या क्या हो जाती है। औरत से उसकी पवित्रता, कुंवारेपन का सर्टिफिकेट मांगने वाले पुरुष अपने कुंवारेपन का सर्टिफिकेट भी देने की कब सोचेंगे? जिस पत्नी की खून से लथपथ वजाइना में तुमने अपनी खुशी देखी ढूंढी, क्या अपनी उस पत्नी को भी अपने कुंवारेपन का सर्टिफिकेट देकर उसे भी अपने जैसी खुशी देने की सोची?
मेरी यह बात सुनते ही बोला, क्या फालतू की बात लेकर बैठी हो? मूड का कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ज़िंदगी के जीने की बात करती हो ना, तो मैं वही जी रहा हूँ, तुम भी जियो, चलो मस्ती करो। यह कहकर चीनू ने मुझे दबोच कर चूम लिया। मेरे सारे प्रतिरोधों को दरकिनार करते हुए उसने मेरे शरीर को रबर का पुतला समझकर जी भर कर रौंदा। मैं विवश सी पड़ी इस शिकारियों गुटी गुटी चीखों के बीच में उसे परे धकेलने की असफल कोशिश के सिवा कुछ और न कर सकी। इसीलिए कहते हैं कि यदि औरत के कदम एक बार भटक जाए तो दुनिया उसे फिर नहीं बख्शती, जीवन भर उसके भटके कदमों को नोचती है। फिर वह कुत्ता तुम्हें कब तक नोचता रहा? बिब्बो ने बड़ी नफरत भरी आवाज में पूछा मन्नू से। तो मन्नू बोली, इसके बाद फिर वह कुछ महीनों तक हर 8-10 दिन में एक बार जरूर रौंदता रहा मुझे। और तुम खुद कितनी बार उसे बुलाती थी? बिब्बो वह शादी के बाद कुछ महीनों तक तो जल्दी जल्दी आता रहा, लेकिन धीरे धीरे समय अंतराल बढ़ता गया और शादी के 2 साल बाद फिर कभी नहीं आया। इस बीच उसे एक लड़की हो गई थी, वह पूरी तरह उसी में घुल मिल गया था। हाँ, मतलब शादी के बाद तुमने उससे एक बार भी नहीं बुलाया? बिब्बो ने मन्नू को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया तो वह बोली, हाँ बिब्बो, हाँ बुलाया। जब एक बार कई महीने बीत गए तो मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में उसको लेकर अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिर एक दिन वह अपनी लड़की के मुंडन का निमंत्रण पत्र देने आया, क्योंकि जिया पोती का मुंडन 1 साल के भीतर ही कर देना चाहती थी। जब वह घर में दाखिल हुआ तब तक मैं कुछ खास बेचैन नहीं फील कर रही थी, मगर जब उसे नाश्ता देकर बैठी तो मैं नियंत्रण खोती गई। मैं सोचने लगी कि वह जल्दी चला जाए, मगर वह आराम से चाय नाश्ता करता रहा, बतियाता रहा अपनी बिटिया के बारे में, अपनी बीवी के बारे में और अपनी माँ के बारे में कि वह कैसे एक खुर्राट सास बनकर उसकी बीवी को प्रताड़ित करती हैं, घर में तानाशाही चला रही हैं। मैं उसकी बात से ज़्यादा उसके शरीर पर ध्यान दिए हुए थी, या कि मेरा ध्यान उसी ओर बार बार ही चला जा रहा था। मैंने गौर किया कि इधर बीच वह पहले से ज़्यादा हिष्ट पुष्ट हो गया है। मैं जितना कोशिश करती ध्यान उतना ही उधर ही चला जाता। मैं ध्यान बटाने के लिए कभी किचन में जाती, कभी अंदर कमरे में। अंततः जाने के लिए वह 2 घंटे बाद उठ खड़ा हुआ तो मेरी बेचैनी कम ना होकर और बढ़ गई। मैं विह्वल होती, या विह्वलता बहुत बढ़ गई, मगर सोचा इसे जल्दी से गेट के बाहर छोड़कर बचा लूं खुद को खुद से। वह जैसे ही चलने को हुआ, न जाने किस शक्ति से नियंत्रित सी मैं बोल पड़ी, चीनू जरा अंदर कमरे में आओ। मेरी आवाज, मेरा अंदाज दोनों ही एकदम बदले हुए थे। मैं गई बेडरूम के अंदर। चीनू एकदम से ठिठका हुआ मेरी बात, मेरे अंदाज का मर्म एकदम समझ गया था, मगर शायद उस दिन उसका मन नहीं था। कुछ अनमना से वह बोला, देर हो रही है, कई जगह जाना है। तो मैंने उसे अनसुना कर फिर बुलाया। मेरे बुलावे पर वह अंततः अंदर आ गया। उसका मन नहीं था, फिर भी हमने संभोग किया। यह सुनते ही बिब्बो बोली, ओफो, मैं तुम्हारी यह बात सुनकर फिर चकरा गई हूँ। पहले तुमने कहा कि उसकी शादी से 2 दिन पहले तुम उससे सेक्स के चंगुल से निकल आई थी। फिर कहा तुम तो निकल आई थी लेकिन वो नहीं निकला था, इसलिए तुम शादी के बाद फिर भी सेक्स करती रही। अब तुम बता रही हो कि तुम उसकी शादी के बाद भी खुद बुलाती रही सेक्स के लिए। आखिर तुम्हारी कौन सी बात सही मानूं? मुझे तो लगता है कि या तो तुम पागल हो गई हो या मैं तुम्हारी बातें सुनते सुनते पगला गई हूँ। नहीं बिब्बो, ना तुम पगलाई हो ना मैं। ठंडे दिमाग से मेरी बातों के मर्म को समझने का प्रयास करो, कोई भी बात चकराने वाली नहीं है। बिब्बो बोली, मेरी जितनी बुद्धि है उतनी ही बातें समझूंगी ना। खैर, क्या यह समझूं कि चीनू के साथ किया या तुम्हारा आखिरी संभोग था जो तुम्हारी नजर में असली अनर्थ था? नहीं। मन्नू से या नहीं सुनते ही बिब्बो आश्चर्य से बोली, नहीं? क्या कहती, इसके अलावा भी कुछ अनर्थ है क्या दुनिया में? हाँ बिब्बो, या तो दुनिया के अनर्थों की एक छाया मात्र है। यह सुनते ही बिब्बो हक्का बक्का हो गई।
उसने कहा, हे भगवान, क्या क्या करवा रहा है इस दुनिया में? जिम्मेदार तुझे ठहराऊं या खुद इंसानों को? यह अनर्थों की छाया है तो बहनी अब जल्दी से जो तुम्हारी नज़रों में अनर्थ है वह भी बता दो। सच बताऊं, तुम्हारी बात सुन सुनकर मेरे कान ही नहीं, शरीर का रोम रोम थक गया है। यह सुनकर मन्नू बोली, बस 10 मिनट और बेबू, फिर मैं एकदम से फुर्सत में हो जाऊंगी और तुम भी वास्तविक अनर्थ को जानकर सारी उलझनों से दूर हो जाओगी। ठीक है, चलो बढ़िया है, 10 मिनट और सही। यह कहकर मन्नू बोली। तो इस तरह चीनू चैप्टर क्लोज हो गया। साथ ही एक एक कर मेरी जिंदगी के बाकी सारे चैप्टर क्लोज होने लगे। आज जो आखिरी चैप्टर रह गया है, कुछ देर में वह भी क्लोज होने जा रहा है। मेरे जीवन ग्रंथ का आज आखिरी पन्ना पूरा हो जाएगा। कई घटनापूर्ण पड़ाव और भी आते रहे। बच्चे को जिस उम्मीद के साथ लिया था वह पूरी ना हुई। मैं बच्चे से खुद को एक माँ की तरह ना जोड़ पाया। उसे लिया था तो निभाना है, बस यही सोचकर निभाती रही। बस किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। हाँ, बच्चा यानी अनिकेत जरूर मुझे पूरी तरह मानता रहा। या बतौर पिता उसके साथ जुड़ गए थे। उसके भविष्य को लेकर सदैव चिंतित रहते, कुछ बतियाते रहते। इसका परिणाम यह हुआ कि इंटर करवा कर बैंक क्लर्क का कोई एग्ज़ाम दिलवाया। अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर नौकरी भी लगवा ली। हालांकि तब तक इनको रिटायर हुए 2 साल हो गए थे। अनिकेत मात्र 18 साल 7 महीने का ही हुआ था। जल्दी इनको इतनी थी कि नौकरी के बाद शादी के पीछे पड़ गए। तब लोगों ने समझाया कि भैया कानूनन शादी के लायक तो हो जाने दो, मगर यह अपनी कोशिश में लगे रहे। मगर दुर्भाग्य यहाँ भी साथ चलता रहा। अपने ऑफिस के ही एक दोस्त की लड़की से शादी तय कर दी। वह पिछड़ी जात के थे। तुम या तो जानती ही हो कि इस बात को तो लेकर परिवार में बड़ा नानुकुर हुआ। अंतरजातीय विवाह के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि सजाती शादी के लिए कई जगह बातें हुई और करीब करीब हर जगह सौतेले लड़के की बात आड़े आ जाती। यहाँ ऐसी कोई बात आड़े नहीं आई। आनन फानन में परीक्षा भी कर ली। सच कहूँ तो मुझे लड़की पसंद नहीं थी, न उसके परिवार वाले। न जाने क्यों मेरे मन में यह बात रह रह कर उठती थी कि यह लड़की परिवार मेरे घर के लिए अच्छे नहीं है। लड़की आते ही चूल्हा अलग जलाने वाली लग रही थी। घर वाले जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने वाले दिख रहे थे। मैंने इनसे कहा भी, पर या जिद्दी दुर्भाग्य भी अपनी जिद से बाज ना आया। डस ही लिया। परीक्षा के 1 हफ्ते बाद ही अचानक ही चल बसे। मैं हर तरह से बर्बाद हो गई। मगर दूसरा झटका मुझे तब लगा जब कुछ समय बीत जाने के बाद क्षोभ के कारण मैंने अनिकेत से इस शादी को इनकार करने के लिए कहा तो वह यह कहकर अड़ गया कि पापा की इच्छा थी कि यहीं शादी करूं, इसलिए मैं दूसरी जगह शादी करने की बात सोच ही नहीं सकता। असल में कहानी का दूसरा पक्ष यह था कि लड़की वालों ने सोचा कि कहीं इस घटना से बात बिगड़ ना जाए तो वह बड़ी चालाकी से लड़के के पीछे हो लिया, उसे पटा लिया। लड़की शादी से पहले ही लड़के से मिलने जुलने लगी थी। दोनों के घूमने फिरने को लेकर बातें सुनने को मिलने लगी तो मैंने सोचा शादी मान लेने में ही अच्छा है, क्योंकि हालात से साफ था कि अनिकेत पूरी तरह लड़की वालों की गिरफ्त में था और कहीं और शादी के लिए तैयार नहीं होगा। अंततः मैंने यह शादी मान ली और जैसा यह चाहते थे वैसे ही धूमधाम से शादी कर दी। मगर एक बात का धक्का जरूर लगा। ज्यादातर नाते रिश्तेदार शादी में आए ही नहीं कि सौतेला लड़का, ऊपर से अंतरजातीय विवाह। जो लोकल थे वही है, पड़ोसियों की तरह। यहाँ तक कि तुम भी ना आ पाई क्योंकि तुम्हारे जेठ की लड़की की शादी थी उसी दिन। हालत यह थी कि मैंने किसी तरह व्यवस्था संभाली। हाँ, जिया के परिवार ने बड़ी मदद की। जिया इसलिए कुछ खास न कर पाई क्योंकि उस समय तक
वह बहुत बीमार रहा करती थी। इतना सुनते ही बीबो ने पूछा, और तुम्हारा चीनू? एक डंक सी लगी मन्नू को यह बात, लेकिन फिर भी वह चुप रही और बोली, मैं जानती थी तुम याद जरूर कहोगी। सच है कि चीनू ने बहुत काम संभाला था। यदि वह ना होता तो मैं बहुत परेशान हो जाती। खैर, जैसे तैसे सब ठीक ठाक निपट गया, मगर मैं अंदर अंदर बहुत परेशान थी। हर समय इनकी सूरत जैसे मेरे नज़रों के सामने आकर कहती, देखो मेरे बेटे की खुशी में कोई कमी नहीं हो। इसके चलते मैं अनिकेत के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। दूसरी तरफ बहुरिया, जिसे मेरा मन बहू मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, मुझे उसका चेहरा काटने को दौड़ता, मगर फिर भी मैं बड़े अनमने, बड़े असमंजस में सब किए जा रही थी। बहू ने आते ही तो ऐसा कोई कदम ना उठाया कि मैं एकदम खुश या नाराज होती। पहले दिन उसने कुल मिलाकर ठीक ठाक व्यवहार किया। ले देखे जो एक दो मेहमान रह गए थे उनके सामने इज्जत रख ली थी। मेहमानों के जाने के बाद वह मुझे कुछ बदली सी लगी। अगले दिन सुबह मैं उठकर नहा धोकर तैयार होगी, मगर वह नहीं उठी। मैंने अंततः खुद ही चाय नाश्ता बना लिया। पहले सोचा मैं अकेले ही कर लूं, लेकिन फिर सोचा चलो जाने दो, बुला लेते हैं। बुलाने के थोड़ी देर बाद दोनों उतर कर नीचे आए। नाश्ते के लिए कहा। मजे से दोनों ने नाश्ता किया। दोनों के हाव भाव देखकर लग ही नहीं रहा था कि शादी के मात्र 3 दिन हुए हैं। बहू ने बस एक बार बड़ी स्टाइल से कहा, सॉरी मम्मी जी, थोड़ी देर हो गई। मैंने सारी बातें एक तरफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं। नाश्ते के दौरान बेटा कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि पूछूं कि ऑफिस से कब तक की छुट्टी ली है, पर न जाने क्यों कुछ पूछ न पाई। शादी में उसके ऑफिस के लोगों का जैसा व्यवहार दिखा था, उससे साफ था कि बेटे का ऑफिस में भी व्यवहार अच्छा नहीं है। नाश्ता खत्म ही हुआ था कि बेटे के घर वाले दर्जन भर रिश्तेदारों के साथ आ धमके। पूरा दिन निकल गया उन सब की खातिरदारी में। रिश्तेदारों के सामने बहू जिस बेशर्मी से बतिया रही थी, उसका चलना उठना बैठना देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी इसकी शादी हुई है। सबको जिस तरह से घर का कोना कोना बेहिचक दिखाती रही, बिना किसी रस्म रिवाज की परवाह किए, वह देखकर मैं कुड़ती रही अंदर ही अंदर। मन में आता कि यह कल की छोकरी मेरे घर में, मेरी दुनिया में कैसे इस तरह बिना मेरी इजाज़त के अपनी मनमर्जी कर सकती है। अंदर ही अंदर बरस रही थी मैं, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। खैर, शाम होते होते सब चले गए। काली रात घिर आई। खाना पीना खत्म हुआ। ये जरूर कहूँगी कि शाम का खाना उसने पूरा बनाया, मुझे कुछ न करने दिया। बड़ी फुर्ती से सब काम किया। खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। आंचल को कमर में खोसकर, सामने से भी साड़ी को थोड़ा ऊपर खींचकर उसने उसे कमर में खोस रखा था। देखकर लग रहा था कि इससे बड़ा कामकाजी कोई होगा ही नहीं, और नई बहुरियों में बेपरवाह भी उससे ज़्यादा ना होगी। सिर पर पल्लू का तो पता ही ना था, और साड़ी इतनी नीचे जा रही थी कि गोल गहरी नाभि एकदम साफ दिख रही थी। नाभि ही नहीं, उसके काफ़ी नीचे तक का हिस्सा उन्मुक्त खिलखिलाता सा नजर आ रहा था। बहू कपड़े ठीक कर लो कहने का कई बार मन हुआ, पर न जाने मुझ में कौन सी हिचक थी कि मेरी जुबां पर आती हर बात जज्ब होती जाती। एक शब्द ना बोल पाती। मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि जैसे मेरी दुनिया मुझसे कोई छीने ले रहा है। हाँ, खाना खत्म होने के बाद मुझे लगा कि या कुछ देर मेरे पास बतियाए, लेकिन नहीं। सारा काम बड़ा यंत्रवत सा हो रहा था। खाने के बाद मेरा मन चाय पीने का हो रहा था। मैं असमंजस में थी कि कहूँ या ना कहूँ, या तो अपने कमरे में जाने की जल्दी में। अनिकेत जा चुका था। वह जाते जाते एक क्षण को रुकी और बोली, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तब मेरे मुंह से अचानक निकल गया, चाय पीने का मन हो रहा था,
बना देती तो अच्छा था। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी। फिर वह चाय बना कर ले आई और देती हुई बोली, मम्मी जी कोई और काम हो तो बताइए। मैंने कहा नहीं। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। उसको जीना चढ़कर ऊपर जाने तक मैं देखती रही। मुझे लगा कि इसका व्यवहार तो इस समय बड़ा बदला हुआ है। आश्चर्यजनक ढंग से बदले व्यवहार के पीछे का सच मैं जानने समझने की कोशिश करने लगी। मन में आया कि दिन में इसके घर वालों ने तो कुछ नसीहत नहीं दी है, कोई साजिश तो नहीं है मेरे खिलाफ। मेरी यह उधेड़बुन क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही थी। चाय खत्म हो गई लेकिन मेरी उधेड़बुन बढ़ती गई। मेरे कान ऊपर ही जाकर अटक गए। न मैं उनको हटाने की कोशिश कर रही थी न वह खुद ही हटने का नाम ले रहे थे। यही कोई आधे घंटे के बाद मेरे कान उन दोनों की बातें सुनने लगे। कुछ बात समझ में आती, कुछ ना आती। कभी दोनों की खिलखिलाहट सुनाई देती, कभी कुछ और प्यार भरी आवाजें आती। समय के साथ साथ आवाजें सुनाई देनी करीब करीब बंद हो गई। अब मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं बेचैन सी कमरे में टहलने लगी। कुछ देर में ही मुझे ऐसा लगा कि बस अब कुछ ही समय में वह दोनों उतरेंगे और मुझे निकाल कर बाहर कर देंगे घर से। मेरा मन उनकी साजिश जानने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा था। यह व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि न जाने कब मेरे कदम ऊपर की ओर बढ़ गए। मैं उनके कमरे के बगल वाले कमरे में पहुंच गई कि उनकी बातें सुनकर साजिश का पता कर सकूं। मुझे इस बात का भी एहसास नहीं था कि अगर कमरे से वह बाहर आ गए तो मैं अपनी चोरी को कैसे छिपाऊंगी। हमारे और उन दोनों के कमरे के बीच में सिर्फ एक 9 इंच मोटी दीवार थी, जिसमें दरवाजे की ऊंचाई और उसकी 2 गुनी चौड़ाई के बराबर खिड़की थी, जिसमें एक जगह इतनी झिरी थी कि वहां से आंख गड़ा कर अंदर देखा जा सकता था। इस समय दोनों बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहे थे, जिसे खिड़की से कान लगाने के बाद भी मुझे स्पष्ट सुनना मुश्किल हो रहा था। अस्पष्ट आवाजें, आहटें मेरी व्याकुलता को बढ़ा रहे थे। अंततः मैं न रुक सकी और झिरी से आंख गड़ा दी। यह सुनते ही बिब्बू एकदम चौंक कर बोली, क्या कह रही तुम? नई नवेली बहू बेटे के कमरे में झांकने लगी? हाँ। अरे तुम्हें जरा भी शर्म संकोच नहीं हुआ कि शादी के 3 दिन भी नहीं बीते और तुम बहू के कमरे में झांक रही हो, वह भी तब जब कि दोनों सोने गए हैं? बिब्बू, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने खिलाफ चल रही साजिश को जानने गई थी। ओफो तो अंदर तुम्हें कौन सी साजिश दिखाई दी? बिब्बो, जब मैंने अंदर देखा तो जो कुछ दिखा अंदर, उससे मैं एकदम गड्ढमड हो गई। सीडी प्लेयर चल रहा था। एक बेहद उत्तेजक ब्लू फिल्म चल रही थी और यह दोनों भी एकदम निर्वस्त्र थे। आपस में प्यार करते अजीब अजीब सी हरकतें करते जा रहे थे। काफी कुछ वैसा ही कर रहे थे जैसा उस फिल्म में चल रहा था। दोनों में कोई संकोच नहीं था, बल्कि अनिकेत से ज्यादा बहू बेशर्म बनी हुई थी। उसकी आक्रामकता के सामने मुझे अनिकेत कहीं ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहा था। दोनों सेक्स के प्रचंड तूफान से गुजर रहे थे। मैं हतप्रभ सी देख रही थी। मेरी आंखों में कहीं मेरी अपनी सुहागरात की फिल्म तेजी से चल रही थी और यह भी कि इन कुछ दशकों में क्या इतना कुछ बदल चुका है। एक जमाना था जब मैं सास ससुर या गांव से कोई भी आ जाता था तो उसके सामने पूरा तो नहीं, लेकिन करीब करीब घूंघट में ही आती थी। मायके जाती तो भी आंचल संभालने में कोताही न करती। यहाँ घर पर इनके साथ भी एक सीमा रेखा का पालन करती। पति के लाख उन्मुक्त जीवन की अवधारणाओं के बाद भी बरसों तक उनसे विशेष परिस्थितियों के अलावा कभी सेक्स के लिए पहल करने की हिम्मत न जुटा पाती थी। केवल बच्चे की चाह में जरूर 2-4 बार आगे बढ़ी थी। उनके 1000 प्रयासों के बाद भी मैं उनसे सेक्स के दौरान उस तरह आक्रामक स्वच्छंद हो सारी सीमाएं नहीं तोड़ पाई जिस तरह मेरी बहू तोड़ रही थी। बिब्बो बोली, मगर तुम्हारी बहू कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। जो कुछ कर रही थी अपने पति के साथ ही कर रही थी।
स्वच्छंद तो तुम हुई जो परपुरुष बल्कि एक छोकरे से हवस मिटाने लगी। पति के सामने सीमा रेखा से बाहर आने ना आने का कोई मतलब नहीं है, जबकि परपुरुष से संबंध हो। मैं तो समझती हूँ कि पति के साथ शरीर की भूख मिटाने में तुम संकोच न करती तो ही अच्छा था। तुम तृप्त रहती तो फैलती ही ना परपुरुष के सामने। पति के साथ जो भी करो वह तो अधिकार है तुम्हारा। तुम्हारी बहू जो कुछ कर रही थी, सही कर रही थी, उसे उसका अधिकार था। पति के सामने कैसा संकोच। यह सुनकर मन्नू बोली, अरे बिब्बो, तुम इस मामले में इतना बोल रही हो, मैं तो समझ रही थी कि तुम। तो बिब्बो बोली, अरे क्यों नहीं बोल सकती भाई। भले तुम्हारे इतना पढ़ा तो नहीं पढ़ा तो क्या, मगर जो समझा गहरे समझा, अच्छे से समझा। जब पति अपनी मनमर्जी तरीके से भूख मिटाता है तो हमें क्यों नहीं। यह सुनकर मन्नू बोली, मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कभी पति के सामने खुलकर अपनी भूख जाहिर की हो। ऐसा नहीं है। शुरुआती वर्षों को छोड़कर मैंने कई बार अपने मन की भी की। सच बताऊं, पहले बच्चे के बाद ऐसी कोई खास भूख नहीं रही थी। साल 6 महीने में कभी कभार उभर आती थी, इसके लिए या कभी झल्लाते भी थे। वैसे तुम बहू के बारे में जो बातें कह रही हो उसमें मुझे कहीं कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि कमी तो तुम्हारी दिख रही है कि तुम नई बहुरिया के कमरे में छिप कर झांक रही थी, उन दोनों को संभोग करते देख रही थी। तुम्हारा यह काम भी उस छोकरे के सामने फैलने से कम अनर्थकारी नहीं था। वैसे कब तक देखती रही उन दोनों को ऐसी अवस्था में, और फिर तुमने क्या किया? क्योंकि अब तक तुम्हारी बातें जानने के बाद मैं नहीं समझती कि तुम बिना कुछ किए रह सकी होगी। बिब्बो की बात सुनकर मन्नू ने एक गहरी सांस लेकर छत की ओर देखा, फिर बोली, तब तक देखती रही उन दोनों को जब तक उनका मैथुनी खेल पूरा ना हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद मैथुनी खेल खेल कर दोनों बुरी तरह थक गए थे। लस्त पस्त पड़े थे, एकदम निर्द्वंद, दीन दुनिया से बेखबर, बिल्कुल समाधि जैसी हालत में। मुझे रजनीश की संभोग से समाधि की बात याद आ गई कि पहले वासना से तो मुक्ति पाओ, उसे इतना जानो कि उस बारे में कोई उत्सुकता बाकी ही ना बचे। मैं भी देख रही थी कि कम से कम इस वक्त बहू बेटे दोनों ही तृप्त हैं। मन में कहीं खुशी की भी एक लहर उठी कि भले ही मेरा कोख जना नहीं है, गोद लिया है, लेकिन है तो मेरा ही। मुझे माँ ही कहता है और मानता है। दुनिया के सामने मैं छाती ठोक कर अपना बेटा बहू कहने वाली बन गई हूँ। हमारी चिता को अग्नि देने वाला तो या हो ही गया है, हमारा वारिस तो हो गया है। बाप को मुखाग्नि देगा, दी, आगे मुझे भी देगा। यह लहर उठते ही मन में कसक सी उठी, आंखें चलचला उठी। आंखें इसलिए चलचलाई कि मेरा पति लाख कोशिशों के बावजूद बहू ना देख सका। इसलिए भी चलचलाई, लाख कोशिशों, अपमानों, शोषणों को झेलने के बाद भी अपनी बंजर कोख को उपजाऊ न बना सकी। एक अपनी जनी संतान के लिए तड़पती रहूंगी मरते दम तक। इन कुछ ही क्षणों में मैंने मन और ईर्ष्या की तीव्रता भी देखी। कहाँ तो एक क्षण में संतोष का अनुभव कर रही थी कि गोद लिया ही है तो क्या है, तो अपना बेटा अपनी बहू। पर जब दोनों को आनंदातिरेक में मदमस्त पड़े और देर तक देखती रही, खासतौर से बहू को जो पेट के बल पसरी हुई थी, ऐसे जैसे तन में जान ही ना हो। दोनों हाथ बेजान से फैले हुए थे। एक उसके पति की छाती पर पड़ा था जो उसकी बगल में ही लेटा था। मेरी नज़र बहू के बदन पर गड़ गई। मैं उसके काफ़ी उभरे हुए नितंब, सुडौल तरासी हुई सी जांघें, गहरा कटाव लिए कमर, भारी स्तन जो दबकर बाहर की तरफ फैले हुए थे, को देखती रही। किसी भी आदमी को धक्का देने के लिए एक जबरदस्त शरीर था उसका।
घने घने काले बड़े बड़े बाल सिर से बाएं तरफ चितराए हुए थे। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में वह उस स्थिति में भी बला की कामुक लग रही थी। मैं सोचने लगी कि शादी की तीसरी रात में यह कितनी संतुष्ट है, और मैं शादी के समय एक उंगली को छोड़ दें तो इससे कई गुना ज्यादा कामुक थी। मेरा बदन इसके बदन से भी ज्यादा आकर्षक था। मगर मेरे साथ क्या हुआ? एक पीड़ा से भरा एहसास, पति की शक भरी नजर। खुद को क्या चाहिए वह इतना जरूर जानते थे, पर मेरी भी कुछ चाहत है, संतुष्टि है, वह कभी ना जान पाए। इस बात का तो जैसे उन्हें पता ही नहीं था। बहू की तरह संतुष्ट होकर दीन दुनिया को से बेखबर होकर समाधिस्थ सी स्थिति में मैं संतुष्ट होकर कभी इस तरह नहीं पसरी थी, कभी अवसर ही नहीं मिला था। अचानक ही बिब्बू फिर बोली, चीनू के साथ भी नहीं? यह सुनकर बिब्बू थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर बोली, नहीं। प्रचंड वेग के वक्त भी दिमाग में कहीं यह थोड़ा पड़ता रहता था कि गुनाह कर रही हूं, घृणास्पद है या। बिब्बू ने कहा, पर करती रही। हाँ, क्योंकि शरीर मन की बात नहीं सुनता था। बिब्बू ने कहा, वाह रे, तुम्हारा शरीर सब पर भारी है। तुम्हारे इस अपरबल शरीर ने बहू को और कितनी देर तक झांका उस दिन। मन्नू बोली, हुआ या कि काफी देर दोनों पड़े रहे, फिर अचानक ही बहू एकदम उठ बैठी। अपने खुले लंबे बालों को पीछे की तरफ समेट कर जूड़ा बनाया। जब तक मैं समझ पाती तब तक वह बेड से उतरकर खड़ी हो गई और चप्पल पहनने लगी। उसकी फुर्ती बता रही थी कि वह बाथरूम जाने की बड़ी जल्दी में है। अचानक बेटे ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर हौले से अपनी ओर खींचना चाहा तो बहू ने बड़े प्यार से उसके हाथों को चूम लिया और बड़े प्यार से हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ चल दी। तब एक साथ मुझे दो झटके लगे। पहला यह कि यह कमरे से बाहर बाथरूम में जा रही है, जो कमरे के दरवाजे से 10 कदम की दूरी पर है। यह 10 कदम का एरिया खुला आंगन है जिसके ऊपर जाल पड़ा हुआ है और नीचे भी जाल है। बाथरूम में जाने के लिए जाल के किनारे 2 फीट की पक्की जमीन पर से भी यदि निकलो तो भी नीचे खड़ा आदमी आराम से देख सकता है। ऐसे ही ऊपर खड़ा आदमी आराम से देख सकता है। मगर बहू एकदम बेखबर तन पर एक तौलिया तक न डाला और बाथरूम की तरफ चली गई दबाए पांव। वह शायद इसलिए बेखबर थी कि मैं नीचे सो चुकी हूँ और ऊपर कोई नहीं है। कुछ मिनट बाद जिस मस्त चाल से कमर मटकाती गई थी उसी अंदाज में मटकती हुई आ गई। बेड के पास आकर तौलिए से बदन के एक हिस्से को पोंछा, फिर पति के चेहरे पर एक चुम्बन देकर बैठ गई उसके बगल में। अब बेटे ने उसे बाहों में भरकर चूमा, फिर धर कर दबा दिया तो वह हल्की सी सिसकारी लेकर बोली, उफ, लगता है। इसके बाद बेटा भी उठकर चल दिया बाथरूम, लेकिन उसने जाने से पहले तौलिया लपेट लिया। यह देखकर मैंने मन ही मन कहा, वाह, जिसे लपेटना चाहिए था उसे तो परवाह ही नहीं थी, और अभी तक वैसे ही है, बल्कि सीडी प्लेयर में दूसरी सीडी लगाकर आकर फिर बैठ गई है। हाँ, उसका जो तौलिया था उसको उसने बेड पर उस जगह बिछा दिया जहाँ पर कुछ देर पहले उन दोनों के संभोग के परिणाम कुछ धब्बे के रूप में पड़े थे। अब तक मैं निश्चिंत यह सब देखती रही, पर अगले ही कुछ क्षण में मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा कि मैं रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। पकड़े जाने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। क्यों पकड़ी क्यों जाती? क्या बहू ने देख लिया था या फिर उसको शक हो गया था? नहीं, यह दोनों नहीं हुआ था। बेटा बाथरूम से निकलकर अचानक जाल के पास खड़ा हो गया। उसका चेहरा मैं जिस कमरे में थी उसी तरफ था। आंगन में 0 पावर के बल्ब की रोशनी में उसे कमरे के दरवाजे के बगल में लगी खिड़की के धुंधले शीशे से मैं ठीक से देख सकती थी। उसने वहीं पास में दीवार में बनी अलमारियों में रखे कुछ सामानों में न जाने क्या देखना शुरू कर दिया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वहां से हट नहीं रहा था।
और मैं पसीने पसीने होती हुई पकड़े जाने पर कैसे अपना बचाव करूंगी यह भी सोचे चली जा रही थी। जैसे वह अपनी जगह से हिलता तो मुझे लगता कि जैसे बस अब आकर वह पकड़ लेगा। अचानक ही वह मुड़ा। मेरी भी धड़कनें एकदम बढ़ गईं, मगर अगले ही पल राहत की सांस ली। वह अपने कमरे में चला गया। मैंने फिर उसके कमरे में नजरें गड़ा दी। नई फिल्म शुरू हो चुकी थी। दोनों फिर एक दूसरे से लिपटते चूमते फिल्म की कामुकता के साथ उत्तेजित हुए जा रहे थे, एकदम प्राकृतिक अवस्था में। मैं बार बार उलझ जाती कि आखिर यह दोनों नाइट बल्ब ऑन कर ट्यूबलाइट ऑफ क्यों नहीं कर देते। काफ़ी देर तक वह सब देखकर न सिर्फ मैं ऊब गई बल्कि खड़े खड़े थक भी गई थी। इसलिए मौका देखकर दबे पाँव चली आई नीचे आकर मेरी नज़रों के सामने वही दृश्य बार बार उमड़ घुमड़ रहे थे। अचानक मैंने एहसास किया कि बदन में कहीं कुछ रेंग रहा है, कुछ सरसराहट भी कहीं होने लगी है। शरीर में कहीं से चीनू चीनू के स्वर उभर रहे हैं। मैं घबरा उठी कि इतने वर्षों बाद अब इस उम्र में यह हो रहा है। मैं आतंकित सी उठी और पानी पिया। अचानक ऊपर कमरे से मुझे फिर कुछ अजीब सी आहटें मिलने लगी। यह सब अंदर ही अंदर झिझोड़े दे रही थी। मन में आता कि जाकर उन दोनों को डांट कर कहूं कि बस बहुत हुआ, शांति से चुपचाप सो जाओ, अब जरा भी जुम्बिश नहीं होनी चाहिए। इसी उधेड़ बुन उठा पटक में न जाने कब मैंने चीनू को फोन मिला दिया, इसका ख्याल किए बिना कि रात के 2 बज रहे हैं। क्यों, चीनू को क्यों फोन मिलाया? सुनो तो बिब्बो, सुनो ना, बता रही हूँ। क्यों किया हुआ तुम अच्छी तरह समझ रही हो। फिर मुझसे वही बात बार बार दोहराने के लिए क्यों कह रही हो? तुम्हारी यह जिद नाटक ही लग रही है। जब फोन किया तो जाहिर है वह गहरी नींद में सो रहा था। दूसरी बार रिंग करने के बाद उसने फोन उठाया और अलसाई आवाज में कहा, हेलो। तो मैं बोली, चीनू सो रहे हो क्या? मेरी आवाज़ सुनकर वह एकदम सजग होकर बोला, क्या हुआ चाची, सब ठीक तो है ना? इतनी रात में फ़ोन क्यों किया? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, तुमसे बात करने का मन हुआ तो कर दिया। यह सुनकर वह बोला, लगता है चाची कुछ गड़बड़ है। एक तो इतनी रात को फ़ोन किया, फिर इतना धीमे धीमे बोल रही हो जैसे किसी से चिप पर कोई बात करता है। क्या अनिकेत से कोई झगड़ा हुआ है? जो भी है साफ साफ बताओ ना। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि। इस पर वह बोला, क्या चाची कमाल करती हो, 2 बजे रात को फ़ोन करके कहती हो बस ऐसे ही। इसके बाद फिर कुछ देर और बातें हुई, जिसे सुनकर वह बोला, ठीक है कल बात करेंगे। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। मैं आगे क्या कहने जा रही हूँ उसने वह सुना ही नहीं। मैं धीरे धीरे फ़ोन पर इसलिए बोल रही थी कि कहीं ऊपर वह दोनों मेरी बातें न सुन लें, और शायद मेरी आवाज़ चीनू को ठीक से नहीं मिल रही थी, इसलिए भी वह झल्लाता रहा था। फिर मैंने करवट बदली, कभी उठकर चहलकदमी करती, कभी पानी पीती। ऐसा करते करते कब नींद आई पता नहीं चला। जब सोई तो बड़े अजीब सपने आए। कहीं मैं चीनू के साथ जा रही हूँ तो दुनिया के सारे लोग दौड़ा रहे हैं, तो कहीं हम दोनों कमरे में सो रहे हैं बेखबर, हमारे तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, और कमरे की सारी दीवारें अचानक ही गिर गई। छत हवा में ही लटकी रहेगी। पूरी दुनिया हम सबको देखकर हंस रही है और हम दोनों की नींद ही नहीं खुल रही। अचानक लोग हम पर जूते चप्पलें फेंकने लगे। एक जूता मेरे चेहरे पर पड़ा तो मैं हक बकाकर उठ बैठी। मेरी नींद खुल गई। देखा बहू हाथ पकड़कर हिला रही है। मैं अब सच में जाग गई। बहू बोली, मम्मी जी उठिए, 9 बज गए हैं। 9 बजने की बात एक चपत की तरह लगी। मैं उठकर बैठी। न जाने कैसे आज इतनी देर तक सोती रहेगी। मेरे दिमाग में आया कि कल मैं पहले उठी थी, आज यह उठ गई। सपना अभी तक आंखों के सामने घूम रहा था।
जब तक मैं नहा धोकर आई तब तक बहू चाय नाश्ता लेकर आ गई। मेरे लिए यह आश्चर्य मिश्रित खुशी थी। जिसकी उम्मीद नहीं थी वह हो रहा था। एक तो बहू नाश्ता लेकर आई बड़े प्यार से। दूसरा आश्चर्य यह था कि चौथे ही दिन बहू सलवार सूट में भी मेरे सामने, वह भी एकदम चुस्त कि शरीर की सारी रेखाएं साफ थी। दोनों तरफ कुर्ता इतना कटा था कि सलवार का नेफा भी दिखाई दे रहा था, और सलवार इतनी चुस्त कि हल्के कपड़े की थी, इतनी चुस्त और हल्के कपड़े की थी कि अंदर पहनी हुई पैंटी भी झलक रही थी। बहू चौथे दिन ही इस रूप में आएगी यह सोचा नहीं था। रात की घटना के कारण मुझे इस वक्त वही सीन दिख रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह मेरे सामने बिना कपड़े के ही नंगी ही खड़ी है। अनिकेत आसपास नहीं दिखा तो मैंने अनमने ही पूछ लिया, कहाँ है वह? तो उसने बताया वह ऊपर ही नाश्ता कर रहे हैं। मेरा मन अचानक यह सुनकर कैसे ला हो गया। मैंने कहा, जाओ तुम भी उन्हीं के साथ नाश्ता करो। वह जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी चली गई। मैं इसलिए भी उसे नज़रों के सामने से हटाना चाह रही थी क्योंकि उसे देखकर मैं रात की घटना में गहरे डूबती जा रही थी। खैर, किसी तरह दोपहर हुई, दोनों मियाँ बीवी कहीं चले गए। मुझसे सिर्फ इतना ही कहने की जहमत उठाई कि मम्मी जी दरवाज़ा बंद कर लीजिए। अब मैं अकेली मन और ज़्यादा भटकने लगा। भटकता भटकना इतना ज़्यादा हुआ और कि रात के दृश्य इतना असर कर गए कि मैंने चीनू को फ़ोन लगाकर फिर से बात की देर तक। मुद्दे की बात आते ही चीनू भड़क कर बोला, क्या चाची बहुरिया आ गई घर में? पैर शमशान की ओर बढ़ चले हैं और तुम्हारी अय्यासी खत्म होने की बजाय बढ़ रही है। खैर मर्जी तुम्हारी, जो मना करो, लेकिन अब अय्यासी के लिए फ़ोन मत किया करो। तुम्हारे चक्कर में मैं अपना परिवार, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। चीनू की बातें बदन पर गर्म सलाखों से चिपक गई। वह न आता तो भी मुझे न खलता, मगर उसने जो कहा वह बर्छी की तरह चुभ गया। मैंने उसे हमेशा के लिए आने से मना करते हुए फ़ोन का रिसीवर पटक दिया। मगर अब मैं एक नई आदत का शिकार हो गई। रोज़ मैं जब बहू बेटे कमरे में जाते तो मौका देखकर मैं उनके कमरे में तब तक झांकती जब तक कि थक न जाती। इसके लिए खिड़की के सुराख को भी बड़ा कर दिया। मेरे दिमाग में यह डर रह ही नहीं गया था कि पकड़ गई तो क्या मुंह दिखाऊंगी, पकड़े जाने पर जवाब क्या दूंगी। इसके लिए तरह तरह के जवाब जरूर सोचती रहती। यह सुनते ही बिब्बो बोली, हे राम राम, यही सुनने के लिए बाकी रह गया था क्या? अरे तुम वही मन्नू हो जो बचपन में बड़ा पूजा पाठ करती थी, या कि कोई और हो? अभी और न जाने क्या क्या बताने वाली हो। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। यह सुनकर मन्नू ने कहा, घबराओ नहीं, अब तो चंद बातें ही रह गई, मगर ऐसा करो अब तुम सो जाओ, 3:30 बज गए हैं, दिन में बात करेंगे। बिब्बो ने कहा, अब दिन में मुझसे कुछ नहीं सुनना, अब दिन में मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सवेरे ही मैं घर वापस जाऊंगी, भले ही लड़का बहुरिया न रखे साथ, कोई फ़र्क नहीं। मकान हमारे आदमी का बनाया हुआ है, एक कोठरी अलग कर लूँगी, रह लूँगी अकेले, पर अब कहीं और नहीं जाऊँगी। दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं वह सब तुमसे ही जान गई। यह सुनकर मन्नू बोली, ठीक है बिब्बो, अब सो जाओ तुम। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अपनी किताबों की दुनिया में जा रही हूँ। उस कमरे में वो कई दिनों से मेरा इंतजार कर रही है, कई दिन से कुछ पढ़ा नहीं। यह कहकर मन्नू अपने स्टडी रूम में चली गई। उसे जाते हुए बिब्बो पीछे से देखती रही। उसको देखकर उसने मन ही मन कहा, किताबें, इन्होंने तुझे भटका दिया, बर्बाद कर दिया। पर नहीं, किताबें तो सिर्फ बनाती हैं। किताबों ने तुम्हें नहीं, बल्कि सच यह है कि तुमने किताबों को बर्बाद किया। वह तो पवित्र होती हैं, तुमने उन्हें अपवित्र कर बदनाम किया। एक से एक अनर्थकारी बातें बता चुकी है
और फिर भी कहे जा रही कि असली अनर्थ अभी बाकी है। असली अनर्थ तो लगता है धरती का सीना चीर कर रख देगा। लेकिन ठीक तो यह भी नहीं होगा कि इतना सुनने के बाद आखिर का असली अनर्थ ना जाना जाए। चलो सवेरे जाने से पहले वह भी सुन लूंगी। पर सवेरे इस तरह जाना ठीक रहेगा क्या? लाख खराब हो अनर्थ की हो, लेकिन आखिर है तो अपना ही खून। कोई भी तो साथ नहीं है जिस लड़के के लिए मरती है वह भी तो नहीं है, पर गोद लिया हुआ हुआ है। क्या जाने माँ बाप क्या होते हैं, मगर मेरे तो सगे हैं, अपनी ही कोख से जन्म दिया है। कौन पूछ रहा है? चली आए अकेली, सोचती रहे कि कोई रोकेगा मुझे कि रुक जा अम्मा। पर किसी लड़के ने नहीं रोका, यहाँ तक नहीं कहा कि अम्मा अकेले कैसे जाओगी। रुक जाऊँ क्या इसी के पास? यह भी अकेली है, बड़ी बहन है, हर तरफ से ठोकर खाई है, और मैं भी। दोनों साथ जीते हैं जब तक चले। लेकिन इसके अनर्थ या तो काटते हैं। चलो देखेंगे सवेरे। इसी उधेड़े बुन में न जाने कब बिब्बो की आंख लग गई। सवेरे जब नींद खुली तो 9 बज गए थे। उसे याद नहीं कि इसके पहले कब 9 बजे सोकर उठी थी। आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि आंखों में बड़ी जलन हो रही है, जोड़ जोड़ दुख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से आराम न किया हो। अचानक उसकी नज़र बेड से सटा कर रखे गए स्टूल पर गई, जो रात तक वहाँ नहीं था। उसके सोने के बाद किसी ने रखा था। जाहिर है मन्नू के सिवा कौन होगा। स्टूल पर कई पन्ने रखे थे। उनमें सबसे ऊपर वाले पर नीले रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था, बिब्बो सबसे पहले इस पन्ने को ध्यान से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, बिना आवाज किए पढ़ो। बिब्बो ने पढ़ा। लिखा था, बिब्बो मैं मानती हूँ कि दुनिया के सबसे घृणित कार्य मैंने किए हैं, मगर शांतिपूर्वक ध्यान से बाद में चिंतन करना कि क्या हर चीज के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। सारी स्थितियों पर ध्यान देना। मेरे पति, उनके काम धाम आचरण पर रुबाना काकी, व तांत्रिक डॉक्टर जिया चीनू, मेरी गोद ली हुई संतान और बहू पर भी। तुम निष्पक्ष होकर चिंतन करोगे तो शायद मेरे अपराधों की गहराई तुम्हें कुछ कम लगे। अब सुनो, मेरी नज़र में जो वाकई अनर्थ है वह चीनू के साथ का संबंध नहीं है। असली अनर्थ मैं इन 2 बातों को मानती हूँ। पहले बेटे बहू को संभोगरत होते हुए काफ़ी समय तक बार बार देखने को, और कि मैं उनको संभोगरत देखकर इतना उत्तेजित हो जाती थी कि ख्यालों में चीनू के साथ रात रात भर संभोगरत रहती, अपने हाथों से अपने पर न जाने कितना अत्याचार कर डालती। अगली बात बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस अनर्थ से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं तुम भी जुड़ी हो। तुम्हारे पति बहुत अच्छे थे। एक बार वह तब यहाँ आए थे ऑफिस के काम से, जब अनिकेत घर छोड़कर जा चुका था। ऑफिस का काम निपटा कर वह कुछ देर को आए थे। उनकी ट्रेन रात 9 बजे थी। मैंने खाना वगैरह खिलाकर उन्हें भेज दिया था। जिस टेम्पो से वह 4 बाग रेलवे स्टेशन जा रहे थे, वह अगला पहिया पंचर होने के कारण डिवाइडर से टकराकर पलट गया था। तुम्हारे पति बाल बच गए थे। हल्की फुल्की चोटें आई थी। इन सब के चलते ट्रेन छूट गई। वह वापस आ गए। उनकी हालत देखकर मैं एकदम घबरा गई थी। मरहम पट्टी करवा कर आए थे। मैंने उन्हें 1 गिलास गर्म दूध पिलाया। फिर बैठे बैठे जीवन की बातें छिड़ गईं। जीवन के हसीन पलों की भी बातें हुई, और फिर हम दोनों बैठ कर रात भर संभोगरत रहे। पहल मैंने ही की थी, मगर तब की थी जब उनके हाव भाव से यह लग गया था कि वह भी कहीं भीतर ही भीतर पिघल रहे हैं। उनकी आंखों में अपने लिए सेक्स साफ साफ देख रही थी। इसीलिए जरा सी मैंने हवा दी और वह बरस पड़े, टूट पड़े।
उनका आवेग देखकर साफ था कि बहुत दिनों से अतृप्त भुखाए हुए थे। पता नहीं, मगर कहना पड़ रहा है कि तुम निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ठंडी औरत साबित हुई होगी। खैर, यह मेरी नज़र में पहले वाले से बड़ा अनर्थ था। पति की बात जानकर जो गाली देना चाहो मुझे दे सकती हो, मगर अब इस कागज़ को टुकड़े टुकड़े कर बगल में रख के जग में भरे पानी में डुबो दो। पानी में मैंने गहरी स्याही मिला रखी है, या चाहो तो पहले इन टुकड़ों को टॉयलेट में डालकर फ्लश चला दो, फिर आगे वाले पन्ने पढ़ो, क्योंकि आगे वाले पन्ने तुम्हें हर हाल में संभाल कर रखने हैं। चलो उठो, उठो बिब्बो। आदेश के रूप में लिखी आखिरी लाइन को पढ़कर बिब्बो और रुक ना सकी और टॉयलेट की ओर बढ़ गई। पन्नों को टुकड़े टुकड़े करके टॉयलेट में डाल दिया और फ्लश चला दिया, साथ ही किसी अनिष्ट की आशंका से थरथराती बुदबुदाती रही। तुम्हें क्या कहूँ समझ में नहीं पा रही हूँ। तुमने अपनी सगी बहन को भी नहीं बख्शा, उसके आदमी को भी कपट लिया। तुम ना भी कहती तो भी मैं इन पन्नों को ख़त्म करके ही चैन से बैठती। मैं ख़त्म कर ही देती। मैं अपने आदमी को बदनाम नहीं कर सकती। टॉयलेट का दरवाज़ा बंद करते हुए हुआ बुदबुदाई, चलूँ देखूँ बाकी पन्नों में तुमने क्या गुल खिलाया। सारे पन्ने पढ़ने के बाद भी पता नहीं तय कर पाऊंगी कि नहीं कि तुम्हारा सबसे बड़ा अनर्थ कौन सा है। सारी बात बताने के बाद इतना कहने के लिए तुम्हें मुंह छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई। कांपते हाथों से बिब्बो ने अगला पन्ना पढ़ना शुरू किया। मन्नू ने लिखा था, बिब्बो, बैंक की सारी पासबुकें संबंधित डिटेल मकान के पेपर नीचे पीछे वाले कमरे में रखी अलमारी के लॉकर में है। बैंक में जितने रुपए, अलमारी में जितने गहने हैं, यह सब तुम अपने और मेरे लड़के के बीच बराबर बराबर बांट देना, या पूरा मकान मेरे लड़के को देना। आखिर वह मुझे माँ ही तो कहता है ना। इतना पढ़ने के बाद ही बिब्बो बुनबुनाई, आखिर यह करना क्या चाहती है। यह बात सामने आकर क्यों नहीं की। गायब कहाँ हो गई है। नीचे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर बुदबुदाई, अभी तक बाथरूम में पता नहीं क्या कर रही है। बिब्बो ने आगे पढ़ना शुरू किया। बिब्बो बेटा, पाने की तमाम जिद्दोजहद के पीछे के तमाम कारणों, इच्छाओं के पीछे एक मुख्य कारण यह भी था कि अंतिम समय में मुखाग्नि कौन देगा। तो अब सारी चीज़ों के प्रति नज़रिया बदलने के बाद मैं बड़ी होने के नाते तुम्हें यह आदेश देती हूँ, और साथ ही यह भी आग्रह करती हूँ, प्रार्थना भी, यह भी कि मरने वाले की अंतिम इच्छा तो अवश्य ही पूरी की जाती है, हत्यारों की भी। कम से कम मैं हत्यारी तो नहीं हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे मुखाग्नि तुम ही दोगी, न तुम्हारे और ना ही मेरा बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करोगी, नहीं तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अगला जो बंद लिफाफा है उसे तुम मत खोलना, वह पुलिस अधिकारी के लिए है। अगले पन्ने में प्रायश्चित के तौर पर मैंने जो सजा खुद के लिए तय की है उस बारे में लिखा है। उसको पढ़कर चीनू और बेटे को फ़ोन कर देना। और यह पन्ना जब तक तुम पढ़ रही होगी मुझे मरे हुए घंटों बीत चुके होंगे। तुम गहरी नींद में सो रही थी तब मैंने यह सब लिखा। यह पत्र रखकर नीचे कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद कर मैं फांसी लगा चुकी होंगी। बिब्बो, शोर बिल्कुल मत करो, बस दोनों को फ़ोन करो, जाओ। पत्र पढ़कर बिब्बो अबूझ पहेलियों में उलझी हुई सी बदहवास से नीचे कमरे में भागी तो वह सचमुच अंदर से बंद था। लाख पीटने पर भी ना खुला। अंततः रोते कांपते हाथों से उसने दोनों नंबरों पर फ़ोन किया। लड़के और भतीजों ने अपनी पहुंच मोटी रिश्वत दे दिलाकर पंचनामा आदि की जरूरी कार्रवाई पूरी कर शाम होते होते मन्नू की अंतिम यात्रा के लिए चल दिए। सारे रीत रिवाज परंपराओं को तोड़कर बिब्बो भी शमशान घाट गई। मन्नू का बेटा, उसके बेटे भी। वसीयत जानकर वह सब भी दौड़े आए थे, चीनू भी। बेटे की आंखें भरी थी, चीनू की आंखें सूजी
और सुर्ख थी। चिता पर मन्नू अंतिम यात्रा के लिए तैयार थी। बिब्बो ने महापात्र के मंत्रों के बीच उसे मुखाग्नि दी। बिब्बो मन ही मन बोली, मेरे ख्याल से असली अनर्थ तो तुमने यह किया जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। धन्यवाद मित्रों।